देखो, सुनो मेरी बात। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगा तुम्हें आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक। तो पहले तो ये समझ लो भाई, ये कहाँ कहाँ काम आने वाला। ठीक। ग्रुप सी के पेपर में काम आने वाला। मैं कौन से वाला पढ़ाना हूँ वो भी समझो, पहले मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद इस बार सारा का सारा याद करवाना होगा। पढ़ाने का मकसद होगा सिर्फ याद करवाना, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधी तुम्हारे दिमाग में चली जा। सही बात, जो फैक्ट तथ्य हमारे पास ये सारे तुम्हारे दिमाग में चले जा। मेरा ये मकसद होगा। चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं पूरा का पूरा। आज भी मैं पढ़ा तब जाऊंगा यहाँ से, समझ में आया। दूसरे नंबर पढ़े पहले हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आना, ग्रुप सी के पेपर में, बी के पेपर में, ए के पेपर में, और तो सिविल सर्विस तक के जितने पेपर हो उन्हें सबको कवर कर ले जाने वाला है लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। और सबसे बड़ी बात हो तुम्हारा याद हो जाने वाला है। समझ बात है। एक 1.5-2 घंटा बैठोगे, 1.5-2 घंटा, उसके बाद चैप्टर खत्म। उसके बाद 50 के आसपास, मैंने 54 के आसपास, 54 के आसपास एक चैप्टर में क्वेश्चन लगा रखे, मतलब इसमें 50 क्वेश्चन लगा रखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें। समझ में आएगी बात, जिसमें घटना चक्र भी तुम्हारी कवर हो जाएगी। घटना चक्र से याद रहेगी बात ये। अच्छा, और क्या है इसके अंदर हमारे पास। तो दूसरे नंबर पर हम समझेंगे तो कहाँ कहाँ आने वाला, तो जहाँ भी इतिहास काम आने वाला। इतिहास का जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उनके अंदर, दूसरे भी हमारे पास इतिहास किसके अंदर, पीसीएस के पेपर के अंदर, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस हमारे पास ये, और ये हमारे पास ग्रुप सी के पेपर होंगे या छोटे मोटे एग्जाम जहाँ भी इतिहास आता होगा। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्निस्ट जिसे कहते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मैं पहले पढ़ा चुका, समझ की बात है। मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो रह रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, सवाल कम आते हैं, लेकिन उससे भी हम ले लेंगे बाद में, धीरे धीरे उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, जोड़ कर पढ़ाऊंगा, वहाँ तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद करवा दूंगा मैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये, हमारे पास दूसरा कहाँ काम आने वाला है तो तुम्हें पता लग चुका। किसी भी पेपर में, चाहे तुम नेट दे रहे हो, हिस्ट्री, तो भी तुम्हारा बड़े प्यार के साथ इतना पोर्शन कवर हो जाने वाला, काफी मात्रा में कवर हो जाने वाला। तीसरे दूसरे बस पढ़ना क्या चाहिए मुझे, ताकि हम बच्चे स्टूडेंट, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हमें क्या पढ़ना चाहिए। आप कौन कौन से सोर्स का प्रयोग करोगे। तो एक तो मैं अपना पुराने वाला नोट्स उसे छटक रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया, नोट्स को उठाकर छिटकना स्टार्ट कर दो। खाली मत बैठो बिल्कुल भी, जिंदगी में खाली बैठना सबसे बड़ा पाप हो। नोट्स को अपडेट करना शुरू करो। समझ की बात है। सार तो सारा नोट्स अपडेट हो रहा है, कुछ डेटा का जोड़ा गया, कुछ एनसीईआरटी का जोड़ा गया, और बहुत सारा डेटा जोड़ जाड़ने के बाद कई सारी किताबों का डेटा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, समझ की बात है, वो एक्सपीरियंस सब ऐड करके तब जाकर मैं डेटा को इस्तेमाल करा। और मकसद एक ही इसका क्या, कि तुम्हें जो भी यहाँ पढ़ाया जाने वाला वो तुम्हारे याद हो जाने वाला। इस क्लास का मकसद एक ही होगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो याद होना चाहिए, उसे सवाल होना चाहिए। समझ में आई बात। या कथा कहानियों से हम थोड़ा थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ होगा हम कथा कहानी का भी सहारा लेंगे। समझ में आई बात है। इस बारे में कथा कहानी नहीं सुनाने का, इस बारे में तो सवाल हो जाए सीधा, जो तुम्हारे पेपर में आने वाला वो सवाल होना चाहिए। समझ में आई बात है। ठीक। तो स्रोत हमारा पता लग चुका। अगर तुम्हें पढ़ना की इच्छा हो, किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा हो, तो कहाँ कहाँ से पढ़ सकता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी हमारे पास, 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक। 12th क्लास की एनसीईआरटी हमारे पास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसे पढ़ सकते हो आप आराम से। इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। बाकी इसके सब आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। यस, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो आप। एक बुक आओ स्पेक्ट्रम, मैं इसे रखता नहीं रेफरेंस पर, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ। अगर किसी को पढ़ना हो स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी पक्की कर ली, एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं। पढ़ना हो किसी को अच्छी तरह डिटेल्स, समझ बात। यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर होगी किसी भी एग्जाम के लिए, सिविल तक के एग्जाम के लिए, जितना मैं समझाने वाला हूँ। सिविल तक के एग्जाम के लिए, ग्रुप सी से लेकर सिविल तक के एग्जाम के लिए। आज तो लगभग क्वेश्चन सब लगभग बराबर बराबर आने शुरू हो गए। दूसरे नंबर पर हमारे पास चले जाओ स्पेक्ट्रम। एक तो पहले नंबर पर एनसीईआरटी में से पहले नंबर पर करता हूँ, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स है। जब भी कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो ये समझ जाओ एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया जाता है। एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर सब चीजें देखी जाती है। इसलिए पढ़ना हो तो, नहीं तो मेरा नोट्स बेस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा होता भी है मैं बच्चों को याद है नहीं, कुछ भी पढ़ते रहो 70 चीजों, कुछ फायदा थोड़ा ही ना हो रहा है। एनसीईआरटी मैंने नोट्स बनाकर तैयार कर रखा है, कुछ अपना पुराना मटेरियल ले रखा। समझ बात, जो मैंने वही नोट्स बनाया, समझ में नए वाला नोट्स जो बनाया मैंने। ठीक। तो ये इसका रेफरेंस भी ये सबसे बेस्ट। इस स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ रखी। विपिन चंद्रा तुम पढ़ सकते हो, विपिन चंद्रा करके एक बुक मार्केट में आती है। एस के पांडे भी मैंने पढ़ रखी है, एस के पांडे की, उसके 3 भाग वही मैंने तो पढ़े थे 2019 के अंदर भी। समझ में बात है। तो ये 3-4 बुक हमारे पास है जो एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ो बुक एक ही, इसलिए कहा जाए ओल्ड इज गोल्ड। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक हो सबसे ज्यादा बेस्ट है। समझ आई बात, उससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। और क्या पढ़ सकते हो तुम 6th क्लास से लेकर हमारे 8th क्लास की एनसीईआरटी होगी शायद। हाँ, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर भी जो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आना स्टार्ट हो जाए। समझ आई बात है। अब उससे बढ़िया क्या होगा, मेरी क्लास और मेरा नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बात खत्म। समझ आई बात है। सबसे बढ़िया क्या होगा, माई क्लास, माई नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ आई बात है। समय बच जाने वाला। महत्व क्या होगा इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, महत्व क्या है जो हम पढ़ने वाले, इसका महत्व क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आने वाला। नंबर फर्स्ट, अगर आप कभी भी जीवन काल में साहित्य पढ़ने की कोशिश करोगे, साहित्य भी यूँ समझ जाओ कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका वर्तमान
आपका वर्तमान आपका अतीत, अतीत को बयां करता, आपका वर्तमान आपके अतीत को बयां करता। आप जो वर्तमान में मौजूद हो, आप वर्तमान में चलने वाली जितनी भी घटनाएं देखते होंगे उनकी जड़ें हमेशा अतीत में पाई जाती है। याद रखना बात है, आप किसी भी घटना को अगर अच्छी तरह समझ सकते हो, सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी, इसलिए इतिहास आपको समझना ही होगा। 1717 से लेकर 16वीं शताब्दी से स्टार्ट कर दोगे तुम, 16वीं शताब्दी से लेकर आज की 19वीं शताब्दी तक, 19वीं 20वीं शताब्दी तक का पूरा भारत समझने का प्रयास करोगे। इतनी सारी घटनाएं तुम पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हो, इतिहास में पढ़ते, इतिहास तो पढ़ते ही हमारे पास, भूगोल में पढ़ते हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हो तुम। दूसरे सब्जेक्ट जितने भी तुम पढ़ते हो, डायमेंशन पढ़ते हो, अगर तुम इस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना तो सब चीज़ तुम्हारा रूखा रूखा, फीका फीका, अधूरा दिखाई देगा। ये खास बात है इतिहास की, इतिहास को समझना और इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण करना, यूँ एक पक्ष के बीच में झुक जाना, बिल्कुल भी निष्पक्ष विश्लेषण करना। ये महानता, वो ऐसा था, इन सब मुद्दों में नहीं तुम्हें, तुम्हारा मकसद एक ही होगा, विद्यार्थियों तुम्हारा सवाल हो जाना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत बताओगे। बात समझ में आई बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है, विद्यार्थी की वो चीज़ें याद होनी चाहिए, दिमाग में रह जानी चाहिए। और दिमाग में तभी रहेगी जब उसके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, क्लास में बैठा होगा, नोट को छिटक रहा होगा। क्या कर रहा होगा? छिटक रहा होगा, उठाकर अपडेट कर रहा होगा उसे। समझ में आई नहीं बात है? ठीक, जो एक एक क्वेश्चन के पीछे तलाश रहा होगा, तरस रहा होगा क्वेश्चन के लिए, क्या होगा तो महत्व पता लग चुका इसका कहाँ। हाँ, सभी सब्जेक्टों में इसका महत्व याद रखना बात। या सारे कुछ भी चीज पढ़ोगे इतिहास में खोज जाओगे उसका, इतिहास में ऐसा क्या हुआ था उसको, कुछ भी चीज पढ़ोगे ऑटोमेटिक कनेक्ट करते चले जाओगे, जैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना तो समझ जाओ यार ये संविधान क्यों बनाएगा, क्या जरूरत पड़ेगी इसके भी। अगर तुम जड़ें दिखाई दोगे, इसकी भी जड़ें तुम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ही दिखाई देगी। ये आधुनिक भारत के इतिहास का महत्व हमारे पास। ये समझ में आई बात है। आधुनिक भारत का इतिहास हम क्यों कहते हैं सर? इससे पहले भी कोई इतिहास था क्या? इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो पहले हमारे नंबर पर प्राचीन भारत, जिसे एंशिएंट इंडिया कहते हैं हमारे पास। एक मिडाइवल हिस्ट्री जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। एक आधुनिक भारत का इतिहास हमारे पास, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। समझ में आई बात या? तो इस चीज को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलो बात समझ में ही नहीं आई तो मैंने कहा मेरा सोर्स क्या होगा? मैंने कहा मैं जो हो पुराना कुछ नया मटेरियल, और मेरा मकसद एक ही आज क्या, याद करवाना और सारे क्वेश्चन हो जाना। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा और दूसरे नंबर पर क्या है, आज मैं ये भी पढ़ाऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हर दिन क्लास चलेगी, एक दिन छुट्टी रहेगी संडे की। समझ नहीं बात है? एक दिन की छुट्टी नहीं रहेगी, संडे दिन की छुट्टी रहेगी, बस एक भी दिन की गैप नहीं रहेगा। ठीक, अब आवाज हमारे पास ध्यान तो समझ दे रहा ना अच्छे तरीके से। दुनिया में सारा नोट्स मैंने बहुत लगा रखा है, नोट घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बताऊँ तो ध्यान से। आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास किस चीज को हम इतिहास कहते हैं? इतिहास किस चीज को हम हिस्ट्री कहते हैं? क्या हो यार हिस्ट्री? जो घटना निश्चित हो चुका हो यार, वो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, कल पहुंच जाओगे भी इतिहास बन जाने वाला। सही बात है। हर व्यक्ति का अपना अपना इतिहास, उसका अलग अलग इतिहास हो, वो रीजनल इतिहास हो। हर व्यक्ति इस गांव का अलग इतिहास हो, रीजनल इतिहास हो, हिस्ट्री हो, पास्ट जिसे कहते हैं। जो घटना घटित हो चुकी उस चीज को हम इतिहास कहते हैं। बात समझ में आई बात है क्या कहा? लेकिन हम जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ये कैसे बांट कर पढ़ते हैं हम? क्या सही तरीका होगा हमारा पढ़ने का? आधुनिक भारत के इतिहास को हम 1707 से लेकर 1964 तक पढ़ते हैं। 1707 से लेकर 1964 तक क्या हुआ? जब बच्चे इतिहास पढ़ते हैं तो डरते हैं मुझे सारे के सारे सन याद करने पड़ेंगे। नहीं, इतिहास सन याद करने की चीज नहीं है, इतिहास विश्लेषण का चीज है। समझ में आई बात है? इस तरह से चीजों का विश्लेषण करा जाता है। और दूसरे नंबर पर सवाल तो तब याद होंगे ना जब उसके आसपास की घटनाएं याद होगी। किसी चीज को याद करने के लिए उसके आसपास का इन्वायरमेंट, सब चीजें याद रहनी चाहिए। वो याद है नहीं तो फिर कहां से याद हो जाएगा? और शब्दों की समझ नहीं है। समझ में की बात है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1964 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे बैठा रहने वाला शासक था। समझ में आई बात है? ठीक, लास्ट वही था हमारे पास। दिल्ली की गद्दी पर अगर कोई मजबूत शासक था हमारे पास, मजबूत शासक, वैसे सबसे लास्ट में तो बहादुर शाह जफर था, लेकिन 1757 में। लेकिन उसके बाद हमारे पास 1707 में जैसे जैसे दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की गद्दी पर जो राजा शासक बैठा रहेगा, रूलर्स जो बैठा रहेगा, जब वो कमजोर पड़ जाने वाला तो धीरे धीरे अंग्रेज हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेज लगाएंगे अपने यहाँ की कंपनी बाहर से आकर और धीरे 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 भारत को बर्बाद करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गद्दी में बैठा हुआ शासक जो कमजोर होने लगता। बात समझ में आई है ना? ठीक, क्योंकि तो इसीलिए हम 1707 से मानते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि जब अंग्रेजों का आगमन हो जाए वहां से मानते हैं। तो वहां 1707 से लेकर 1964 तक, ये जो 47 में चले गए नहीं 1961 में, उसके उनका प्रभाव भी फिर बाद तक दिखाई देगा। तो यहाँ तक हम मॉडर्न इंडिया को बांट कर पढ़ते हैं। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मतलब हो, यहाँ तक सवाल नहीं आने वाला। बात समझ में आई बात है? तो यहाँ तक लेके यहाँ तक का इतिहास पढ़ने वाले हम सन नहीं याद करना, वही बात है। वैसे सन विश्लेषण का चीज, जो याद करने का चीज नहीं होता। लेकिन जो सवाल आने वाले जितने सन याद होने चाहिए इतना ही, बस दिमाग पर फालतू का बर्डन नहीं डालना। 1707 से लेकर 1857 तक हम क्या पढ़ने वाले? औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का, औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण। औपनिवेशिक सत्ता, अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजों का शासन। इसका मतलब तुम 1707 से लेकर यही देखोगे, 1707 से लेकर जब तक तुम देखोगे 1707 से कब तक,
बताओ 1857 तक, जब तक 1857 की क्रांति होगी अंग्रेजी सत्ता अपने पैर देश के कोने कोने में पसार चुकी होगी। जितना भी हम इतिहास पढ़ने वाले होंगे हम यहाँ, तो उसको हम औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण बोल लेंगे, अंग्रेजी सत्ता का शासन स्थापित करना बोल लेंगे। अंग्रेजों ने अपने पैर पसार चुके, जगह जगह अपनी कोठी अपने व्यापार के लिए भारत को चारों तरफ से घेर चुके। कोई हमारे पास पूर्वी तरफ चला गया भारत के, कोई पश्चिमी तरफ चला गया, कोई बंगाल की तरफ चला गया हमारे पास, कोई दक्षिण भारत के बीच के कोने में रह जाने वाला। कारण क्या? कब तक? 1857 तक। लेकिन लोगों के मोटे मोटे तौर पर बताया जा रहा है तुम्हें, औपनिवेशिक सत्ता को हो, अंग्रेजी सत्ता को हो, ब्रिटिश सरकार को हो, एक ही मतलब है सब चीज का। उपनिवेश को हो, हमारे पास एक ही मतलब, इन सब चीजों का एक ही मतलब है हमारे पास। औपनिवेशिक सत्ता हमारे पास, औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण होगा कब तक? इतने सालों तक देख लो, 1707 से लेकर 1857 तक। लोगों पे 1857 में क्रांति होगी, लोग इनके खिलाफ दंगे कर देंगे। समझिए बात, दंगे विद्रोह इनके खिलाफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम चाहते हैं फिर 1857 से लेकर 1947 तक इन्हें यहाँ तो भगाने का प्रयास होगा देश में से। तो हम चाहते हैं औपनिवेशिक सत्ता तो मुक्ति, हमें चाहिए मुक्ति, आजादी चाहिए हम। तो हम जितने भी भारत के लोग भी अलग अलग तरीके से प्रयास करने वाले, एफर्ट्स लगाने वाले, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का चरण हमारे पास, चरण मतलब फेज जिसे हम कहते हैं हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 100 साल के अंदर हम क्या करने वाले? आजाद तो हम 1857 में जाते, 1857 में इसलिए आजाद नहीं हुए, बहुत सारे कारण है 1857 की क्रांति के कि हम क्यों नहीं आजाद हुए। क्योंकि 1857 के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग ने साथ नहीं दिया था, डॉक्टर वर्ग, वकील वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे पास। अगर तुम्हारे जीवन काल में किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति का अभाव हो जा तो तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इतने जीवन काल में, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बता रहा हूं मुझे, जब देश को आजादी की लड़ाई करवाई गई थी तो 1857 में आजाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग बड़े बड़े नेताओं के साथ ही नहीं आता। अब बुद्धिजीवी वर्ग का साथ साथ चलना जरूरी, 2-4 पढ़े लिखे लोग अपने संपर्क में रखा करो। समझ में आएगी बात? ये बुद्धिजीवी वर्गों से कहते हैं हमारे पास। चलो 1947 से लेकर 1964 तक स्वतंत्रता के पश्चात क्या रहा वो पढ़ेंगे हमारे। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले वो बताओ ना। अच्छा, ये क्या है? ये छोटा सा नक्शा बना रखा हमने, इसमें क्या बताने वाले आप ये भी समझ लो क्या बताने वाले। ये हमारे पास, ये अमेरिका हमारे पास, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास, ये यूरोप है यहाँ पूरा का पूरा, ये बीच में यूराल पर्वत पड़ता है हमारे पास, ये पूरा का पूरा यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन हमारे पास, इटली, बीच में हमारे पास भूमध्य सागर होगा, हमारे मेडिटेरियन सी जिसे कहते हैं, ये भूमध्य सागर है हमारे पास, ठीक। यहाँ तो रूट जाता था, याद रखना बात, या लाल सागर, यहाँ फारस की खाड़ी होगी हमारे पास ऊपर, यहाँ फारस की खाड़ी होगी हमारे पास, ईरान को हम फारस भी बोलते हैं, ये हमारे पास, ये सऊदी अरब होगा हमारे पास, ये इंडिया होगा हमारे पास। क्यों बताया? क्योंकि भाई इसके बिना काम नहीं चलने वाला, बिना भूगोल के आप इतिहास समझ नहीं सकते। सही बात है, रटोगे सारा का सारा जाएगा। बात समझ में आई है? ये क्या है हमारे पास? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हमारे पास, ये पूरा का पूरा यूरोप दिखाई देगा। जब भी मैं यूरोप की बात करूंगा तो इसमें पहुंच जाना। यूरोप के अंदर 28 देश आते हैं लगभग, अब तो 28 देश हो रखे हमारे पास, स्पेन, फ्रांस, इटली हमारे, ये पूरा यूरोप हमारे पास, इंग्लैंड हमारे पास, बहुत सारे देश इसके अंदर आते हैं, पहले भी आते थे, अभी हम बात करेंगे। बीच में जो सागर दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? और नीचे हमारे पास दिखाई दे रहा है ना अफ्रीका, ये हमारे पास, अब तक अफ्रीका के बहुत सारे देश इनकी कॉलोनी रहे, गुलाम रहे, इनके उपनिवेश रहे, अब तक भी नहीं जा रहे हैं यहाँ से। समझेंगे बात? अंग्रेजी की बात बता रहा हूँ तुम। ये बीच में हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लाल सागर, रेड सी, लाल सागर। सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता इसकी है। सबसे खारा जल यही है हमारे पास। यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है ईरान वाला रास्ता है, ये रास्ते यहाँ से कर लो, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। 2 रास्ते के हमारे पास, एक तो ये जो रास्ता जा रहा यूरोप जाना मुझे, यहाँ से इंडिया से यूरोप जाना मुझे, एक तो रास्ता जा रहा हमारे पास लाल सागर था हमारे पास, एक जा रहा हमारे पास ये फरस की खाड़ी से जाने वाला रास्ता। कितने रास्ते हो गए? 2। समझ बात? अगर किसी व्यक्ति को जाना, तीसरा रास्ता हमारे पास, ये तो बाद में, पहले यहाँ से जाओ, एक रास्ता, नया रास्ता खुद जाएगा भैया थोड़ी देर में। समझ में आई बात? यार चलो लोकेशन बताई जा रही है, रूस यूरोप पर, चीन यूरोप हमारे पास, यूरोप हमारे पास इस स्थान पर, जापान हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब यूरोप का नक्शा दिखाता हूं तुम्हें। ये यूराल पर्वत के अंदर देखो, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भूमध्य सागर, स्पेन होगा हमारे पास, ये पुर्तगाल, यूरोप पुर्तगाल, ये हमारे पास, ये उंगली की तरह ऐसा करके लिखना बाहर नहीं, ये हमारे पास पुर्तगाल, ठीक है। ये इसे दूसरे नक्शे में दिखाता हूँ, ये रहा, इसे देखो हमारे पास, इधर पूरा सारा एशिया है, इधर हमारे पास देखो ये पूरा यूरोप है, बीच में हमारे साथ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस स्थान को कहते हैं पुर्तगाल। कौन से प्रायद्वीप है पता? अरे कौन से प्रायद्वीप है? पुर्तगाल, स्पेन को पूछ रहा हूं कौन से प्रायद्वीप है? भूगोल तो पढ़ ले तुम ना, क्या जिंदगी जी रहे हो। ये कौन सा सी है? ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहाँ कौन सा देश है? इटली,
ठीक है, मिलेनिया इटली है हमारे पास। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास, ये वाला रास्ता, इसको फरस की खाड़ी वाला रास्ता। कौन सा रास्ता है वो? ये तुम्हारे गांव का रास्ता नहीं है, फरस की खाड़ी वाला रास्ता है वो। ये हमारे पास रास्ता दिखाई दे रहा है, ये लाल सागर। अच्छा, ये कौन सा देश, ये कौन सा महाद्वीप हमारे पास, कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अफ्रीका, ये अफ्रीका, अफ्रीका को बहुत गुलाम बना कर रखा है इन्होंने। अफ्रीका में तो बहुत बाद में निकले हैं अभी तो कुछ देशों में तो निकल रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेज किस चीज को अंग्रेज का? अंग्रेज सारे यहाँ से, ये सारे अंग्रेज है, ये सारे अंग्रेज यूरोप वाले हमारे पास। ज्यादातर हम इंग्लैंड वालों को अंग्रेज बोल रहे थे, यहाँ बसे हुए इस भाग को। सही बात है, ठीक है। चलो अभी तुम क्या बताने वाले रे भैया? जितना बताऊं इतना सिर्फ, घबराओ मत, याद करवाना सारा का सारा। ये पूरा का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा तुम, ये पूरा दक्षिण भारत है, ये पूरा दक्षिण भारत है। अंग्रेज उत्तर भारत में नहीं जाते थे, दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक रहा करते थे। मुगल शासक राजा इतने खतरनाक थे, उनके सामने इनके थर थर कांपते थे, हाथ पैर भी कांपते थे इनके। समझ ये बात है, मुगल शासकों तो इतना डरते थे, खासकर औरंगजेब से। बहादुर शाह जफर तो भी डरते थे, वो तो बाद में जाकर कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिया, बाद में जाकर फिर रंगून प्राप्त हुआ, वहां उसे भेज दिया म्यांमार में जाकर 1857 के आसपास। ठीक है, लेकिन तुम क्या याद रखना, जितना याद रखना मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तुम लोकेशन बताई ताकि मैं घटनाओं को समझाने के लिए किस जगह की बात कर रहा हूँ, पुर्तगाल की, स्पेन की, इनकी बात कर रहा हूँ, तो ताकि तुम्हें समझ में जाना कहाँ डेनमार्क हमारे पास। देख लो ध्यान से चित्र है यार, दिख रहा ना। सबसे पहले इनका क्या, पुर्तगाल, फिर क्या स्पेन, ये क्या फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, हम नॉर्वे, स्वीडन, हमारे पास फिनलैंड होगा हमारे पास। ये क्या भूमध्य सागर, ये क्या हमारे पास इटली। अब इसे ध्यान से देखो, इस वाले मैप को ध्यान से देखना, इस वाले मैप को हमारे पास। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो मैंने डेटा लगा रखा उस डेटा को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, 18वीं सदी का भारत हमारा। जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं, क्या हुआ 18वीं सदी? यार कहाँ चला गया मार्कर, कहाँ हो? जब हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हो, क्या मतलब हो उसका? 18वीं सदी का, 18वीं सदी का मतलब हो कब तक बात करें आप? 1701 से लेकर 1799 तक की बात करें, या हो 18वीं सदी। 18वीं सदी 1801 से स्टार्ट नहीं होती, 1701 से लेकर 1799 तक की बात हो। अगर मैंने कहा ना 1750, बताओ 1750 को क्या पढ़ेंगे इसे? 1750 के बाद की बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी का उत्तरोत्तर बोल लेंगे सर, 18वीं सदी का उत्तरोत्तर बोल लेंगे सर। आधा भाग बीत चुका है, ये 18वीं सदी चल रही है, 1750, 1710, 1700 ये हमारे पास। अच्छा ये बताओ इसे कौन सी सदी बोल लेंगे? हमने लिख दिया 1601 से लेकर हमारे पास 1699, यहाँ तक कहीं से कौन सी सदी बोल लेंगे? इसे बीच में 17वीं शताब्दी, 16वीं नहीं बोलने, क्या देखना। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1901 से लेकर हमारे पास 1999 तक, कौन सा? मैं 19वीं शताब्दी में पैदा हुआ। जितनी तुम पैदा बैठे ना सारे की सारी, तुम 20वीं शताब्दी में पैदा हुए, 21वीं शताब्दी में पैदा हुए तुम। ऐसे ऐसे जो 1999 98 का पैदा है, मैं 99 का पैदा है। सही बात है, 98 की 99 की, समझ में आई बात है? चलो पता लग चुका, तो तुम कौन सी सदी में हो टाइम? चलो ठीक है, अब हम 18वीं सदी का भारत पढ़ने वाले। तो जो मैं 18वीं सदी का तुम्हें भारत पढ़ा रहा हूँ, उन 18वीं सदी के भारत की जब मैं बात कर रहा हूँ 1701 से लेकर 1799 तक क्या क्या हुआ, सन नहीं याद करने का, घटना याद करने का और पेपर में सवाल करने का और मतलब समझने का। ठीक है, सबसे पहले क्या होने वाला? पहले नंबर में हमारे पास पहले नंबर पर क्या होने वाला? सबसे पहली बात तो ये होगा 1707 आया, 1707 तक आते आते सबसे बड़ी चीज हो दिल्ली की गद्दी। जो दिल्ली की गद्दी बैठा होने वाला, वो पूरे भारत के अंदर शासन करने वाला, पूरे भारत के अंदर उसी का राज होगा। जब दिल्ली की गद्दी का शासक खुद ही कमजोर हो जाने वाला, तो यूं समझ जाओ फिर बाहर के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ी जा। समझ में आई बात? या तो जब दिल्ली की गद्दी में बैठा हुआ शासक, राजा, रूलर्स जिसे कहते हैं हमारे पास, वो कमजोर हो जाने वाला, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जा, उसके बेटों में आपस में लड़ाई बजनी स्टार्ट हो जा। समझ में? जब उसमें आपस में लड़ाई बजनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो दिल्ली की जो दिल्ली की सत्ता होगी वो खुद ही कमजोर हो जाने वाली। जब कमजोर हो जाने वाली, बाहर के लोग तो फिर हस्तक्षेप करेंगे, फिर अंग्रेजों की ताकत बढ़नी स्टार्ट हो जा। सही बात है, पहले नंबर पर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा, मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट होने लगा धीरे धीरे। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा? बाहर की कंपनी आ गई, इनका आगमन होगा। डिटेल से पढ़ेंगे, घबराओ ना, पहले समझ लो क्या होगा। फिर बाहर की कंपनी आती है, बाहर से कहाँ से? यूरोप से, पुर्तगाली, स्पेन, डेनमार्क, ये इधर के लोग आते हैं, भारत की तरफ चल पड़ते हैं कि चलो भाई यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, दुनिया के वहाँ सच में बहुत सारी सोने की चिड़िया रहा हुआ। वहाँ की जमीन इतनी खतरनाक, वो सच में सोना उगलती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगली ही मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार ने गाना बनाया था, सही बात है।
यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा हमारे पास। यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी में? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आए हमारे पास। बात समझ में आई बात या? तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इन आपस में लड़ पड़ेंगे, हम रहेंगे यहाँ भारत के अंदर, हम रहेंगे यहाँ भारत के अंदर, हम रहेंगे। जीतेंगे कौन इनमें? अंग्रेज। अंग्रेज क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनके पास समुद्र की शक्ति इतनी खतरनाक थी, उनकी समुद्र की रणनीति, उनके पास समुद्री सैनिक भी बहुत थे। और जो समुद्र के अंदर मजबूत है, जिसकी नौसेना मजबूत है, जो नौसैनिकों से मजबूत है, नाविक जिसके पास है, बड़ी बड़ी नाव, पोत, जहाज बड़े बड़े जिसके पास है, तो वही सबसे ज्यादा मजबूत है। समझ में आई बात? ये पता लग चुका है क्यों? क्योंकि उस किसी भी चीज को लेकर जाने में, सामान को लेकर जाने में, लाने में आसान नहीं होगी हमारे पास, वो भाग भी सकता है यहाँ से। समझ में बात? ये तो सबसे ज्यादा नौसैनिक शक्ति किसकी खतरनाक थी? अंग्रेजों की। इनकी ताकत यही जीतेंगे, लास्ट तक भी यही रहेंगे हमारे पास, इन्हीं भगाना हम सबसे लास्ट तक। वैसे फ्रांसीसी हमारे पास यहाँ तक टिके रहेंगे, पुर्तगाली तो बहुत बात तक गई, 1961 तक हमारे पास वो बाद में आजाद हुआ। चलो ये बात करेंगे भी। अभी मैंने तुम्हें मोटे मोटे तौर पर बताया, पहले मुगल साम्राज्य का पतन हो जा। मुगल साम्राज्य का पतन होने का मतलब समझ गए, दिल्ली गद्दी पर जो बैठा था गया, समाप्त, बाय टाटा। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का क्या हुआ? आगमन। यूरोपीय कंपनी कौन कौन थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी हमारे पास। इनमें भी कौन जीतने वाले? अंग्रेज जीतने वाले। समझ बात है? उसके बाद क्या हुआ? जब पता लग चुका दिल्ली की गद्दी पर कोई बैठा हुआ ही नहीं, तो जो पूरा भारत का जो एकीकरण हो रखा था, पूरा भारत अखंड भारत कहला रहा था जो, तो जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहा करते थे, जैसे कोई राजस्थान की तरफ रह रहा, तो उसने अपना मेवाड़ राज्य बना दिया। सही बात है। कोई दक्षिण में रह रहा, बीजापुर, गोलकुंडा, इस तरह करके पूरा का पूरा भारत टूटता चला गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। समझ बात है? तो फिर पता क्या होगा? क्षेत्रीय राज्यों का क्या होना होगा? उदय। बंगाल, अवध, कर्नाटक, महाराष्ट्र, निजाम, लाहौर, और यहाँ अपने अपने राजा बनने लगे। कारण क्या है? दिल्ली गद्दी पर कोई बैठा ही नहीं, शासक ही नहीं है, इनको भाड़ में जाओ तुम सब। समझ में आई बात है? उसके बाद ये अंग्रेज पता क्या करेंगे? फिर इनके साथ इनका हस्तक्षेप करेंगे। ये क्या करेंगे? दिल्ली गद्दी पर कुछ नहीं करने के भी है, छोटे छोटे राजाओं के साथ लड़ाई करनी स्टार्ट कर देंगे, इन आपस में लड़ाई करवानी स्टार्ट कर देंगे। ये अंग्रेज फिर इनके राज्यों में हस्तक्षेप करेंगे हमारे पास, जैसे बंगाल में घुसेंगे। समझ में आई बात? या इस तरह करके हमारा इतिहास आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? इतना डिटेल तो नहीं समझा रहा हूँ मैं, जो पेपर में सवाल आने जा रहा हूँ उसकी तरफ। समझ में आई बात? या ठीक है, लेकिन तुम्हें बता दिया कि हमारे पास यहाँ क्या होने वाला हमारे पास। उसके बाद फिर इनकी नजर फिर धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी पर जाके, अंग्रेजों की इनकी गद्दी पर जाके फिर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करेंगे। समझ में आया? आजकल चीजों को समझना जरूरी है, रटने से ज्यादा। अब हम जा रहे हैं उसी चीज पे जा रहे हैं, घबराओ मत। चल यार, चल 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 बेटा चल। पता लग चुका? अब ध्यान से समझना, छठ तरीके से, बड़े प्यार के साथ। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बात मध्यकाल की हमारे पास। ये मध्यकाल हमारे पास वो मिडिवल टाइम, पुराना टाइम है। अरे हमारे पास जो राजा महाराजाओं का टाइम, मुगलों का टाइम हमारे पास, उसमें क्या होता था? हमारे पास 25 पश्चिम से जोड़ने वाले दो ही मार्ग थे हमारे पास। ये बात मैंने तो पिछले वाले में बताई, मैंने तुम्हारे दो मार्ग थे हमारे पास। देखो जिस तरह ट्रेड होता था हमारे पास, एक तो वाला मार्ग हमारे पास, मध्यकाल की बात है यार, इस तरह ट्रेड हो रहा है। ये फरस के खड़े वाला मार्ग, ये लाल सागर वाला मार्ग। लाल सागर वाले मार्ग में दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? एक तो यहाँ आपस में जब इसमें कुछ जाते थे ना, जहाजे लेकर लोग जाते थे। सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में ट्रेड, व्यापार, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। व्यापार क्या हो? व्यापार लोगों को जोड़ने का मौका देता है हमारे पास। सही बात है, व्यापार लोगों को जोड़ने का मौका देता, एक ऐसी चीज। और पुराने टाइम पे तो बहुत खतरनाक था। पुराने टाइम पे जब व्यापार चलता था, व्यापार किसी चीज का, ट्रेड चलता था, कोई चीज हमारे पास नहीं है तो वहां से लेके जाते थे, और कोई उनके पास नहीं है वो हमारे यहाँ से लेके जाते थे। पानी के जहाज में भरते थे, लेके जाते थे। हमारे पास दो रास्ते थे उस टाइम पे, मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। दो रास्ते, एक तो फरस की खड़ी वाला मार्ग जा रहा है हमारे पास, और यूरोप के देशों में अगर सामान भेजना हो ना, यहाँ कहीं भी, पुर्तगाल में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में हमारे पास सामान भेजना हो तो इस रास्ते से भेजते थे हमारे पास, इस रास्ते से। समझ गए बात? इस पूरे रास्ते से। समझ गए बात है? ये कौन सा रास्ता? फरस की खड़ी वाला मार्ग। ये बीच वाला मार्ग हमारे पास दिख रहा नहीं है हमारे पास, ये लाल सागर वाला मार्ग। लाल सागर हमारे मार्ग में दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है सब, अब भी जाम लग जाए सब। सही बात है। एक जहाज फंस गया ना बीच में, तो जहाज काफी ऊंचा, तो उसे चट्टानों के बीच में फंस जा, चट्टाने बहुत नुकीली लियो। सही बात, उन्हें झंडे झंडे वहीं उकड़े पड़े रहा, मजा आगे नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई थी, और यहाँ बहुत लंबा जाम लगा, फिर यहाँ तक जहाज को लेकर जाना पड़ा। सही, तो एक रास्ता हो रहा, एक रास्ता हो रहा यूरोप की मार्केट तक पहुंचने के लिए। दो रास्ते थे, फरस की खड़े वाला मार्ग, और दूसरा हमारे पास मार्ग कौन था? लाल सागर वाला मार्ग। सही बात है। और लाल सागर वाला मार्ग बहुत दुरुस्त था, बहुत खतरनाक था, आज भी खतरनाक है। सही बात है। यहाँ सुएज नहर यही तो बनाया गया, मैंने काट कर सुएज नहर, तो सुएज नहर में यहाँ के लोग टैक्स लेते हैं। इजिप्ट वाले हमारे पास, इजिप्ट मतलब कौन था? मिस्र हमारे पास, यहाँ मिस्र देश पड़ता, वो लेते हैं हमारे पास टैक्स हमारे पास। तो यहाँ कौन सा मार्ग हमारे पास जो जा रहा है? फारसी खाड़ी वाला मार्ग। ये कौन सा मार्ग? कितने मार्ग? क्या करना हो? व्यापार। व्यापार किस करना? भारत के लोगों को। तो कितने रास्ते उनके पास? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पड़ा हमारे पास जो देश, इटली।
जानते हो ना इटली के बारे में, सही बात है। तो इटली, हमारे पास इटली क्या खास बात हो, इटली की खास बात थी पूरी मार्केट के अंदर इटली के व्यापारियों का दबदबा था, पूरे यूरोप के अंदर यही सामान भेजते थे। पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, यहाँ इटली के जो व्यापारी थे ना, उनका ही दबदबा, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, पढ़ने का मौका मिले तो समझने की बात है। इटली के व्यापारी पूरी मार्केट में उनका एक अधिकार था, मोनोपोली थी, पूरी मार्केट में वही सामान भेजते थे, वही ले जाते थे, समझ में आई बात है। हमारे पास यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ इस साइड में यहाँ तुर्क पड़ा, हमारे पास तुर्की, क्या पड़ा, पूरे एशिया का सबसे पश्चिमी देश हमारे पास इस साइड में, सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, सही बात है। पूरे एशिया का सबसे पश्चिमी देश कौन सा हमारे पास, तुर्की है। तो तुर्की पड़ा हमारे पास, यहाँ तुर्क जैसे बोल रहे हमारे पास है। और जो तुर्की सत्ता पर बैठा रहा उसे बोल लो खलीफा, खलीफा। ध्यान तो सुनना चाहिए, मैंने कहा हमारे पास दो रास्ते थे, एक तो फरस की खड़े वाला मार्ग, एक हमारे पास लाल सागर वाला मार्ग। तो कितने रास्ते थे, दो, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ध्यान तो सुनते रहना अच्छे तरीके से, ठीक है। रट्टा मारना छोड़ दो, जो पेपर मारना वाला बताऊंगा क्या करना अभी। तो आओ हमारे पास, तुम बताओ हमारे पास कितने रास्ते हमारे पास, चलिए यार छोटा देखो, फरस की खड़े वाला मार्ग होगा, लाल सागर वाला मार्ग होगा, दो मार्ग होगा ना हमारे पास, यही मैप में यहाँ दिखाया गया हमारे पास। ज्यादा ज्यादा व्यापार पता कौन सा कहां से हो रहा है, फरस की खड़े वाले मार्ग से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रास्ता साफ है यार। तो दूसरा लाल सागर वाला मार्ग ना, लाल सागर वाले मार्ग में कोहरा पड़ता था, एक तो दिखाई नहीं देता था बिल्कुल भी, और दूसरा कारण था उसके मार्ग में चट्टाने बहुत हो जाती थी, तो जहाज भी टूट भी जाते थे, कोहरा पड़ना। उसके बाद तो एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं राज्य, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती थी। पहला राज्य है बीच में, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, लाओ टैक्स दो फटाफट देते स्पीड, कहाँ जा रहे हो, लाओ टैक्स दो फटाफट देते स्पीड। अलग अलग राज्य तक जब गुजरती थी, जो जहाज गुजरते थे वे टैक्स लेते थे, चुंगी लेते, कर लेते थे, शुल्क लेते थे हमारे पास। अच्छा पता लग चुका, आगे चलते हमारे पास। तो यूरोप के व्यापार, यूरोप के, मैंने कहा था यूरोप के अंदर व्यापार किसका अधिकार था, इटली के व्यापारियों का, ठीक है। इसके कारण ना वहां जो नवीन राज्य थे, जो नए नए राज्य थे, वे व्यापारी नहीं कर पाते थे, वे व्यापार कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी। हमारे पास 1453 ईस्वी में पता क्या हुआ, तुर्कों ने कस्तुतुनिया हमारे पास की विजय पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को मतलब समझो, कहां चला गया और ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग, यहाँ 1453 ईस्वी में यहाँ कस्तुतुनिया, क्या नाम है, उनका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। तुर्की की बात है यार, तुर्क वालों का मतलब एरिया स्थापित हो चुका है यहाँ तक। तो इस एरिया पर तो मेरे मांगने लगे, कहाँ जा रहे हो भाई, ला टैक्स दो। इस तरह तो हम जा नहीं सकते थे, इस तरह व्यापार कर जा रहे थे यहाँ भारत के लोग, ये यूरोप के लोग इधर आते थे हमारे पास मांग लेकर। अब तो उनके लिए रास्ता बंद होगा, अब तो व्यापार करना इटली के व्यापारियों के लिए और कठिन होगा। अब तो यूरोप के मार्केट के लोग हमारे वहां इधर आ ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इस पूरे मार्ग पर ना उन्होंने बैन लगा दिया। जो कस्तुतुनिया वाले थे, तुर्क वाले थे, तुर्की वाले लोग थे, वहां के सशक्त राजा थे, 1453 ईस्वी की बात है, बैन लगा दिया। अब इनके सामने समस्या होगी, मैं जाओ तो जावा कहाँ, समझ में आई बात क्या कहा मैंने तुम, ठीक इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, समझ में आई बात। चलो तो दिक्कत क्या हुई, तो यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। तो यूरोप के साथ तुम्हारा व्यापार ही नहीं हो रहा, दिक्कत आने लगी। तो भौगोलिक खोज होनी स्टार्ट हुई। तो ये ना जो यूरोप के व्यापारी थे, ये निकल पड़े भौगोलिक खोज में कि मुझे अपना मार्केट में सामान भी तो बेचना तो कहाँ बेचेंगे मार्केट में जाकर। तो नई मार्केट की खोज में निकल पड़े, क्योंकि इन्हें ट्रेड करना था, व्यापार करना था। इसी के चक्कर में जब ये मार्केट की खोज में निकल पड़े, तो धीरे धीरे खोजते एक पुर्तगाली, एक उसका व्यक्ति था हमारे पास पुर्तगाल का, ठीक है। वो धीरे व्यापार की खोज में, यार मुझे ट्रेड करना हुआ। आज भी यूरोप की मार्केट में सबसे बड़ी समस्या उनके पास अपना सामान बेचने की, उनके यहाँ औद्योगिकरण इतनी तेजी के साथ हुआ, इतने पैर पसार चुका। समस्या उनकी गंभीर नहीं है, समस्या हमारी गंभीर नहीं है, उनकी गंभीर है, वे बर्बाद हो जाएंगे। उनके यहाँ कंपनियां बंधन की कगार पर पड़ी हुई अभी भी, और पहले भी उनका यही हाल था। औद्योगिकरण इतनी तेजी के साथ हुआ, उनके सामान बनाने के बेचेंगे कहाँ, चाहिए मार्केट, और मार्केट कहाँ, जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में, जो किसी चीज की खपत नहीं होती भारत में होगा। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारियों के बारे में आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे, पुर्तगालियों को ज्यादा जानकारी थी। पुर्तगाली अगर भौगोलिक खोज में निकल पड़ते थे। यहाँ का शासक था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया इस व्यक्ति ने, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसने योगदान दिया कि भौगोलिक खोज में निकल पड़ते हैं, चलो खोजने चलते हैं कि नई मार्केट को। आ जाओ हमारे पास 1486 में पुर्तगाली नाविक हमारे पास बार्थ लोम्बार्डोस, इनका नाम नहीं याद करना, घबराओ मत बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 1436, पूछने का नहीं, घबराओ ना। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थ लोम्बार्डोस हमारे पास अफ्रीका स्थित उस्सामा द्वीप हमारे पास केप ऑफ गुड होते हुए निकला हमारे पास, यहाँ तो होते हुए, और आपको अफ्रीका द्वीप नहीं हमारे पास, यहाँ तो चला पुर्तगाली हमारे पास, और यहाँ तो होते होते यहाँ तो निकला हमारे पास, ठीक कि इसने यहाँ तक पहुंच गया, तो केप ऑफ गुड यहाँ को मर गया,
सही बात है, यही आया था, यहाँ तो यही आया मर गया हमारे पास 1492 86 हो, ये 92 हमारे पास, याद नहीं करने सन, घबराओ मत बिल्कुल भी। कैसे हुआ? स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक वैज्ञानिक भारत की खोज के लिए निकला, अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की और इसने अमेरिका की खोज की जाएगा। निकला था किसकी खोज में? भारत की खोज में। और कहाँ पहुंच गया जाएगा? अमेरिका में। अब तुम क्या याद करना? तुम याद करना कि अमेरिका की खोज किसने करी थी? स्पेन का रहने वाला था, नाम था कोलंबस। 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी। ये पेपर में पूछा हुआ, 4 दे देगा, पूछेगा तुम तो कि बताओ जो हो कैप्टन कुक ने क्या खोजा था? कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था। उसने हमारे पास ऑस्ट्रेलिया खोजा था, वो भी भारत की खोज में निकला था। सही बात है। हमारे पास यो तो हमारे पास स्पेन का रहने वाला, क्या नाम है? कोलंबस। कोलंबस कोलंबिया, वहां वो भी बना हुआ इसका पास सिटी, हमारे पास यूनिवर्सिटी बनी कोलंबिया। तो कोलंबस नाम का एक यात्री था, वो कहाँ? अमेरिका की खोज में निकला था, भारतीय खोज पर। स्पेन का रहने वाला था, जाकर कहाँ पहुंचा हमारे पास? 1492 में अमेरिका में। यो याद रखना। दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति और निकला हमारे पास, नाम कैप्टन कुक। कैप्टन कुक, वो कहाँ का था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। किसी खोज ने निकला था भारत को, कहाँ पहुंच गए? याद रखना बात है। एक व्यक्ति तस्मानिया का, तस्मानिया, तस्मान नाम का व्यक्ति डेनमार्क का रहने वाला था, वो पहुंच जाकर तस्मानिया में हमारे पास। ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है? मैंने क्वेश्चन लगा रखे नहीं, ठीक है? पता लग चुका? कोई दिक्कत है तक? चलो आगे चलते। हमारे पास अंततः इसने अमेरिका की खोज की 1498 में। एक और पुर्तगाली था हमारे पास, एक और पुर्तगाली था, उसका नाम हमारे पास क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये हमारे पास है ना उत्मासा द्वीप, हमारे पास इस द्वीप को उत्मासा द्वीप कहते हैं, केप ऑफ गुड कहते हैं हमारे पास। इस रास्ते पर मेडागास्कर के रास्ते को होते 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 यहाँ इस स्थान में पहुंचा केरल के अंदर। केरल के मालाबार तट पर हमारे पास इसका स्वागत करा है। समझ बात है? किसने? जमोरियन ने। जमोरियन ने स्वागत कर लिया। आ जाओ भाई, स्वागत है आपका इस स्थान में। चलो पता लग चुका? पेपर में क्या सवाल पूछा था? पेपर में सवाल पूछा किस किसने किसकी खोज करी। 4 ऑप्शन दे देगा इधर, 4 दे देगा इधर। अगर 2-3 का भी पता तो मैचिंग कर लोगे आराम तक। कैप्टन कुक ने क्या खोजा था? पता लग गया। कहाँ का रहने वाला था वो? एक सवाल दिखाता हूँ, समझने की बात। ध्यान से सवाल दिखाता हूँ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। मैचिंग वाला सवाल आगा, देख के बता दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारे पास। समुद्री यात्री है, ये देश हमारे पास ये, ठीक? अब बताओ हमारे पास वास्को डी गामा ने क्या? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला हमारे पास? पुर्तगाल का। ये कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। पता लग गया जो हम पढ़ रहे थे अभी। उसके बाद हमारे पास तस्मान, ये होलैंड का रहने वाला था, होलैंड का। तस्मान होलैंड का रहने वाला था। उसके बाद हमारे पास कैप्टन कुक था, ग्रेट ब्रिटेन का। तो ऐसे भी सवाल पूछ रखे हैं। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक, देखो हमारे पास यही है हमारे पास, ठीक? चल यार, चल 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 चल। देखो ये निकल पड़ा, भारत जाकर पहुंचा। जमोरियन ने इसका स्वागत करा। चलो कर दिया इसका स्वागत जमोरियन ने। उसके बाद अब हमारे पास सवाल पूछा जाएगा तुमसे, इतना ही क्या यार? रास्ते, हाँ तो ठीक है। स्वागत कर रहे जमहूरियत ना। अब मेरी बात सुनो, ध्यान लगा अच्छे तरीके से समझना। अब ध्यान से, क्योंकि मैंने इसमें लूसेंट का भी डेटा डाल रखा है, एनसीईआरटी का भी डेटा डाल रखा है। पुर्तगाली जब भारत में आने वाले, जब पुर्तगाली भारत में आने वाले, तो पुर्तगाली के बिना का पुर्तगाली भी यूरोप के रहने वाले, चाहे अंग्रेज हो ये भी यूरोप के रहने वाले, डच हो ये भी अंग्रेज यूरोप के रहने वाले। तो यूरोप को कई सारे देश आओ, समझ में आएगी बात है? तो पहले नंबर पर तुमसे सवाल पूछा जाता है कि जरा एक बात बताओ यार, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो तुम कहोगे 1498 में हुई थी। 1498 में, 1498 में मेरे पास वो भारत में आया, जाडो में, समझ में आएगी बात है? अच्छा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास, अच्छा 1498 में आया वो भारत में। वो उसकी डेट भी पूछ ली जा, 20 मई 24 मई कब आया था हमारे पास वो? सही बात है। तो 20 मई को आया था, 24 मई को आया, इसकी डेट ही पूछ ली जा। कभी कभी तो इतना बदतमीज सवाल पूछा, मैंने लगा रखा, घबराओ मत बिल्कुल भी। पहले एक ही था, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का वर्ष है हमारे पास। जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई, ये यूरोप में इस टाइम, और यूरोप में कंपनी बनाई, भारत में नहीं बनाई। जब भारत में आई तो फिर उन्होंने, उनका सन कौन था? उनका उधर साइड में, जब समझ रहे ना, कोई कंपनी पहले अपने देश में बनागा, उस कंपनी के कर्मचारियों को, उसके अधिकारियों को फिर भारत में भेज जाएगा। तो उसकी स्थापना एक तो यूरोप में होना अलग बात है, और भारत में आएगा उसका अड्डा लगाना अलग बात है। दोनों बात समझ में आई? मैंने क्या कहा?
सही बात है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। मत बोलना, सुनूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। अब भारत में भी कब आएगा? 1498। नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया, याद करना है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। तो 1600 में हुई कहां से? इंग्लैंड में। और भारत में कब आई है अंग्रेजी? 1608 में। 1608 में। नाम क्या था इसका? बहुत बड़ा नाम इसका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पता लग चुका है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना का वर्ष पूछा जा, तुम्हारी बात तो कौन सा? 1600। लेकिन ये 1600 में बनी कहां? अंग्रेजों ने बनाई, अब इंग्लैंड के अंदर। लेकिन ये भारत ब्रिटिश अंग्रेजी होगा। भारत में कब आई? 1608 में। नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये नहीं सवाल पूछ रहा मैं, सवाल तो ये तो छोटे छोटे तो सबको पता रहा है, समझ में, सबको पता रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, जब पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ तो मुझे ये बता दो, दिल्ली की गद्दी पर कौन सा वंश था, कौन सा शासक था? ये सवाल लग जाए, समझ में आई बात है? जमाने बदल गए। दिल्ली की गद्दी पर कौन सा शासक था, कौन सा वंश था, कौन सा राजा था? इतना ही नहीं पूछता सवाल। अब सवाल पूछता कि बताओ, जब पुर्तगाली भारत के अंदर आए 1498 के अंदर, तो मुझे बताओ, जब वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो बताओ विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन सा शासक था? अब जमाना बदल गया, ये सवाल पूछा है। ये तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना है, मजाक थोड़ा ही कराना है हमें, समझ गए? ये तो सबको याद रहा है, तुम्हें याद नहीं आता तुम क्या करो बताओ? अब कौन था, किसके समकालीन था? समकालीन का मतलब जब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तब यहाँ पुर्तगाली आ रहे थे, यहाँ केरल के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर। अब बताओ कौन था, कौन से वंश का शासन था? अरे मम्मी हमने तो समझ आया क्या? तुगलक वंश, मुगल वंश? मुझे ये बता, यहाँ पुर्तगाली जब आए थे भारत में, मुगल वंश में कौन से वंश का, मुगल वंश में बता कौन से वंश का शासक था? कौन सा वंश चल रहा था? जहांगीर। 1498 में जहांगीर आया, बधाई हो। बाबर आ गया, बाबर 1526 में आने वाला, तो मिल लो, चाय पी लो इतना में। सोचो, मुझे बताना तो, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, दिल्ली की गद्दी पर कौन से शासक का शासन था? विजयनगर साम्राज्य के अंदर कौन सा शासन, कौन सा शासक था? बताओ फटाफट, तेज स्पीड से बताओ। देखो, जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ ना, तो दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का शासन चल रहा था। सही बात है। लोधी वंश में अगर पूछने लगा शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। कौन सा? याद रहेगी बात? ये 1498 की बात है, सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल ऐसे। कौन सा किसके समकालीन था? निम्नलिखित में से जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो दिल्ली के कौन से राजा के समकालीन था, कौन सा किसके कंटेम्परेरी था, कौन सा किसके समकालीन था? समझ में आई बात? या अब मैं तुमसे पूछता हूँ, विजयनगर साम्राज्य जब भारत था हमारे पास, ये पूरा का पूरा भारत था, बीच में एक तो मुस्लिम साम्राज्य था, एक हिंदू साम्राज्य था। तो दक्षिण में जब हमारे पास, तो एक तो विजयनगर हमारे पास, एक बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन सा वंश था, कौन सा शासक था? इतना पढ़ सको तो पढ़ लो, नहीं तो भाग जाओ, छोड़ोगे। समझ बात है? ठीक है, तो याद होना चाहिए हिस्ट्री। तो सालू वंश का नरसिंह वर्मन हमारे पास, सालू वंश का नरसिंह वर्मन शासक का नाम हमारे पास, वो वंश था हमारे पास। तो अभी मैंने बताया, पुर्तगालियों का जब आगमन हुआ, हिंदू साम्राज्य था हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य, उसके अंदर सालू वंश का शासन था। याद रहेगी बात? यह जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ, और दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश में भी इब्राहिम लोधी का शासन था। याद रहेगी बात? मैंने क्या कहा? तुम कोई प्रॉब्लम है अंत तक? चलो दूसरा देख, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई पता लगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी की 1664 में, स्वीडिश की 1731 में। सारे याद करने ना, कौन कौन से याद करने? पुर्तगाली वाला, अंग्रेजी वाला, डच वाला, बस यहाँ तक, फ्रांसीसी वाला। सही बात है? पुर्तगाली वाला, अंग्रेजी वाला, डेनिश वाला, फ्रांसीसी वाला। समझेंगे बात? है अब इसके बाद ये तो वहां बनी अपने अपने देश के अंदर कंपनियां। अब भारत में कब आई वो ज्यादा खतरनाक है। पुर्तगाली की स्थापना, यूरोपीय कंपनियों के भारत का आगमन कर्म भारत में कब आई है? अच्छा, पुर्तगाली है भारत में 1498 में। जिस कंपनी, अपना कंपनी का नाम था इनका एस्तादो द इंडिया। डच आए कब? 1605 में। ब्रिटिश कब आए? 1608 में। सबसे पहले कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है लास्ट में? सबसे लास्ट में कौन है? सबसे पहले कौन है? सबसे पहला है, सबसे लास्ट में जाना।
याद रही बात है। सबसे लास्ट में गए भी कौन? पुर्तगाल। याद रही बात है। ठीक, अब उसके बाद तुम मुझे बता दो, पुर्तगाली जो कंपनी बनाई थी उसका नाम क्या था? डच जो कंपनी बनाई थी, पेपर में पूछ रखे हैं, आलोचना दिखाओ सम विरगंधे ओस्तो इंडी से। ब्रिटिश वाली कंपनी, जो सबसे बड़ा नाम हो ब्रिटिश वाला ही है, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी, कंपनी द एंड ओरिएंटल, कंपनी द एंड ओरिएंटल हमारे पास नाम। फ्रांसीसी कंपनी का नाम पूछूंगा, याद रखना बात। मुंह खोल, दिल से बोल। कंपनी द एंड ओरिएंटल कौन सी कंपनी है? फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर। कुछ लोग इन्हें ट्रिक पे भी याद कर लो, सही बात है, बात ही याद होनी चाहिए हमारे पास। चलो अब सवाल है पुर्तगाली की बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आए? उसके बाद उसके बाद उसके बाद चलो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच की 1605 में। अंग्रेजी की 1608 में। डेनिश की, फ्रांसीसी की, याद करने, मेरा मुंह क्यों देख रहे? बताओ पुर्तगाली की, बताओ पुर्तगाली की। उसके बाद डच की 1605। ब्रिटिश की, डेनिश की, फ्रांसीसी की, याद रहेगा इनके। जो पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था उसका? पूछ लो। और जो डचों की कंपनी थी, विरगंधे ओस्ट इंडी से। ब्रिटिशों की जो सबसे बड़ा नाम है। इसके बाद हमारे पास डेनिश, फ्रांसीसियों की कंपनी द एंड ओरिएंटल। आगे बढ़ते रहूंगा, पीछे का सुनता रहूंगा। पुर्तगाली जब भारत में आए, पुर्तगाली जब भारत में आए, पुर्तगाली दिल्ली की गद्दी पर कौन से वंश का शासन चल रहा था? अभी बताया। शासक एक हिंदू साम्राज्य था हमारे यहाँ से टाइम पर, सही बात है। 1565 तक रहने वाला हो विजयनगर साम्राज्य, उसके अंदर कौन सा वंश था? सालू वंश। सालू सिंह, कुछ लोग नरसिंह भी बताओ शासक का नाम। इतना ही डीप में पूछने का, शासक का नाम, वंश का नाम याद रखो, ठीक। अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूँ, चलो। जब अंग्रेज आए हमारे पास, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1608 में, तो दिल्ली की गद्दी पर कौन से वंश का शासन चल रहा था और कौन सा शासक था? कौन से वंश का शासक चल रहा था? अब बता। 1608 में जहांगीर का शासन था। याद रखना बात। या कभी भी सवाल पूछ ले जा कि जब अंग्रेज आए तो किसके, ये सिंपल सवाल है, आया था उसी के दरबार में, सही बात है। उससे ही उनके पैर मुगल शासकों के पैरों में पड़ते थे जाके, इतना कोप खाते थे उनसे, समझ गए? पैरों में पड़ते थे जाके उनसे कि साहब कोठी लगाने की परमिशन दे दो। कोठी मतलब फैक्ट्री लगाने की। अच्छी बात बताओ, तो एक तो याद रखना, पुर्तगाली और ब्रिटिश हमारे पास। ब्रिटिश जब आया, जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर वही है चित्रकला प्रेमी था, चित्र से जरा बड़ा प्रेम था उसे। पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं। अब पुर्तगालियों के आने के हमारे पास भारत में दो कारण हो सके। वैसे कारण तो बहुत सारे, लेकिन दो मुख्य कारण बताए जा। भाई तुम आए क्या है? धनिया लेना है क्या? कुछ काम भी होगा तुम्हारा यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? जी हम तो यहाँ तो, एक तो पहला काम जो उनका बताया जा, लोग ऑब्जर्व करके इतिहासकार बताते हैं, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, ईसाई धर्म का। पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते थे, आधे को तो बना दिया ना, सही बात है। फिर ये भी अजीब है यार, ये मैंने देखा ऐसा करके उनके सिर पर कोई हाथ रख देना, ऐसा कर लेना, आलू भी यार ठीक है, कोई बात नहीं, हर धर्म का सम्मान है, लेकिन नोटंकी तो न करो, भूत खेल ले उनके अंदर। गजब आदमी हो यार। एक तो इनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर इनका एक कारण हमारे पास, इनका भारत में आने का कारण क्या था? इनका व्यापार करना चाहते थे। व्यापार सबसे बड़ा काम था। इनकी दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आता कि किस दिन हम भारत की गद्दी बचा के बैठ जाएंगे, समझ बात यार। तो एक तो हमारे पास क्या कारण था इनका? दो कारण थे। एक तो धार्मिक कारण था, एक आर्थिक कारण था इनका। व्यापार करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा वो? भारत के कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह केरल के मालाबार तट पर पहुंचा हमारे पास। मालाबार तट हमारे पास केरल के बंदरगाह पहुंचा। यहाँ अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा गया, सही बात है। अरबी व्यापारी, क्योंकि कोई दूसरा व्यापारी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पहले अरब के व्यापारी थे, उनके साथ वैमनस्य का मतलब क्या हो?
मतलब अच्छी तरह बात ना करना, तमीज से बदतमीजी दिखाना, सही बात है, अच्छा व्यवहार ना करना उनका। लेकिन जमहूरियत ने उनका स्वागत करा, देखो राजा जमहूरियत ने उनका स्वागत किया, मसाले जड़ी बूटियों ले जाने की अनुमति प्रदान की। जाओ आ जाओ, मेहमान हो आप हमारे, आओ चाय कॉफी ठंडा बैठ कर पियो, यहाँ आ जाओ, जड़ी बूटियों का व्यापार करो, ले जाओ यहाँ तक। कहते हैं ये जब व्यक्ति आया तो अपना पैसा लगा कर आया था, जितना पैसा लगा कर यो आया और जितना पैसा इसका ले जाने में यहाँ तक सामान लगा, उसका सारा जोड़ जाड़ कर भी 60 गुना मुनाफा कमाया इस व्यक्ति ने। और यह बात इसके पड़ोसियों को पता लगी, 60 गुना मुनाफा सारा काट फाट कर जब वहां पहुंच गए हो, समझ बात है। 1505 के आसपास, 1.5 साल रहा है, 1.5 साल यहाँ से, जब भी 1505 के अपने देश में पहुंचा पुर्तगाल में, तो पड़ोस के देश में पता लगा एक व्यक्ति वहां गया था, और वहां ना स्पेन वाले, डेनमार्क वाले, दूर दूर तक यह बात फैलेगी, एक ऐसा देश वहां की धरती सोना उगलती है। सच में हम सोना उगलते थे, सच में सोना उगलने का मतलब यहाँ मसाले चाय का व्यापार बहुत चीजें होती थी। ये पहुंच गए इसी, आ जाओ। क्योंकि जब ना यूरोप के व्यापारी जब भारत के बारे में सुनते थे, उनके मुंह में पानी आ जाता था, समझ बात है। पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्र मार्ग की खोज में आर्थिक धार्मिक करते तो समझाते हैं, वरना तो यार क्या बढ़ा हो रहे। पुर्तगाली 1500 में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा दल अभियान भारत गया और मसाले आदि के पुर्तगाल लेकर पहुंचा। अच्छा, सन 1500 की बात है। 1498 में कौन आया था? एक दूसरा पुर्तगालियों का एक और आया हमारे पास, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। ये उसका कैप्टन था। ये कहने लगा मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा, 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, क्योंकि जिस इंसान को एक बार आदत पड़ गई ना कमाने की, घूस खाने की, फिर उसकी आदत छूटती नहीं। मुनाफा कमा के लेगा था 60 गुना, दोबारा फिर आएगा। अब आगा तुम समझ जाओ तो जिंदगी जिंदा थोड़ा ही रहेगा। इसकी कब्र भी यहीं से भी, कब्र में नहीं इसकी होना। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचिन के पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना अर्थात भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाई। यो पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा जिसने कोचिन के अंदर बैठकर जाकर सबसे पहली बार बस्ती बसानी स्टार्ट कर दी। ये पहला व्यक्ति है पुर्तगालियों के अंदर। यूरोपियों की अगर हिम्मत हो रही सबसे पहले इसी यूरोप के अंदर, इतने सारे देश अंग्रेजों की हिम्मत नहीं है, सही बात है। अंग्रेज बाद में, पुर्तगालियों ने सबसे पहले बस्ती बसाई कोचिन के अंदर जाकर, फैक्ट्री लगा दी पहली बार इन्होंने। कब लगाई? 1505 के अंदर, 1502 के अंदर, समझ बात है। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। कंपनी बना दी, कंपनी में एक गवर्नर भेजा गया। गवर्नर क्या करेगा? पूरा शासन करेगा, भाई देख रेख करेगा इस कंपनी की, जो यहाँ कंपनी लगा, फैक्ट्री लगाई है। कब की बात है? 1505 ईस्वी की, ठीक। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा, इसका नाम याद कर लेना। हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे, पुर्तगालियों के अंदर पहले नंबर पर हमारे पास एक नाम आया गवर्नर बनकर, जो यहाँ कंपनी लगी, उसका नाम है अल्मीडा। अल्मीडा को बनाया गया गवर्नर। इसलिए अल्मीडा की खास बात है, अल्मीडा इतना खतरनाक व्यक्ति था, उसने पहली बार, ये सबसे खतरनाक हो, तुम दूसरे देश के व्यक्ति हो, वहां तुम अपनी फैक्ट्री कंपनी लगाते हो, मजदूर खड़े करते हो, साथ मजदूर के साथ साथ तुमने अपने खुद के सैनिक बनाए और उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी। और भारत के किसी राजा तक पूछा भी नहीं तुमने, जो दिल्ली की गद्दे पे बैठा हुआ। दिल्ली की गद्दी वाले बहुत दूर थे, नीचे क्या पता चल रहा, क्या चल रहा, कौन कहाँ आ रहा, कहीं फोन थोड़े थे, सोशल मीडिया पर फोटो खींच के भेज देते, देखो तुम्हारे आगमन होगा इनका। तो इन्होंने पहला ऐसा शासक जो दुर्गीकरण करवा रहा है, जो किलेबंदी करवा रहा है, फैक्ट्री लगा के चारों तरफ सैनिक को खड़े कर दे रहा है, उसका नाम है हमारे पास जो अल्मीडा। अल्मीडा गवर्नर उस कंपनी का, जो पुर्तगाली ने कंपनी बनाई कोचिन के अंदर। बात समझ में आई? याद क्या कर रखना, अल्मीडा का नाम याद रखना। तो इसलिए अल्मीडा को पुर्तगालियों का, पुर्तगाली बस्ती बसाने का वास्तविक संस्थापक मानना जाए। वास्तविक संस्थापक तो यो हो, वास्को डी गामा नहीं है वास्तविक संस्थापक, यो हो असली संस्थापक। अल्बुकर्क को मांग लिया, अल्मीडा नहीं, अल्बुकर्क। अल्मीडा ने कोचिन का दुर्गीकरण करवाया और मुख्यालय बनाया। 1508-9 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलवेड़े को पराजित कर दिया। बाहर के लोग भी आए थे, गुजरात वालों को हराया था ना, मिस्र वालों को हराया, तुर्की वालों को हराया, ये तीनों को मिलकर इन्होंने हरा दिया हमारे पास अल्मीडा ने। अल्मीडा का इतना महत्व है हमारे पास, 1505 से लेकर 1509 तक हमारे पास पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया, दमन द्वीप तक। पहले नीचे किधर पता, दमन द्वीप पर पहुंच गया वहां से, मुंबई के पास में। अच्छा, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ये अल्बुकर्क का नाम कई बार पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों की सत्ता भारत के अंदर स्थापित हो चुकी, इसका वास्तविक संस्थापक भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर नहीं। अभी ये कहाँ से? इस वाले एरिया में है, इस एरिया में, यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास इस एरिया में फैले हुए हैं।
उसका संस्थापक कौन है? अल्बुकर। अल्बुकर का नाम याद रखना, 1509 से लेकर 1515 तक हमारे पास इसका शासनकाल। सही बात है, राजा नहीं है ये गवर्नर है अभी। ये गवर्नर उस पुर्तगाली कंपनी ने बना के भेजा है। पुर्तगाली कंपनी का नाम मैंने तुम बताया था, बताइए क्या नाम है? एस्तादो इंडिया। इस कंपनी ने अपना गवर्नर में जाकर भेजा, उसका नाम अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, समझ की बात है? ये और हमारे पास लोग 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। चलो बीजापुर गोवा जीत लिया। इस पूरे एरिया पर कब्जा कर, यहाँ तक कब्जा कर चुके हैं, इस पूरे एरिया पर कब्जा कर चुके हैं। इधर नहीं गए पुर्तगाली, इधर देखो पश्चिम वाले भाग पर, पूर्वी वाले भाग पर नहीं इनका अधिकार। याद रखना, ये भी सवाल पूछा हुआ। ठीक, अब 1510 में बीजापुर से बीजापुर से गोवा को जीत लिया। गोवा भी इनके अंदर में आ गया। देखो पूरा इस पूरे एरिया पर इनका कब्जा है। ये 1505 की 1515 की बात है, दिमाग में रखना। इतना याद रखने से भी सवाल हो जाएंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। सवाल है मेरे पास, किलेबंदी करवा दी इसने। अच्छा, वास्को डी गामा 1524 से लेकर 1529 वास्को डी गामा फैला गया। मरीज आदमी वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक यहाँ गवर्नर रहा। पहले तो व्यापारी के संदर्भ में, अभी से गवर्नर बना दिया। 29 में गोवा में इसकी मृत्यु हुई, 1529 में मारा गया है इसे। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। कभी भी गोवा घूमने का मौका मिले तो आराम से जरूर जाइए। सेंट जेबियर ईसाई संत, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नाम सेंट जेबियर ईसाई संत, इसकी कब्र भी इसके साथ ही बना रखी हुई है। समझ नहीं बात है, जरूर चलाना। सेंट जेबियर ईसाई संत नाम है इसका। वास्को 1524 से लेकर 1529 तक दोबारा आया था वास्को डी गामा, लेकिन गवर्नर बन गया था। तो जो वास्को डी गामा पुर्तगालियों की कंपनी थी, जो एस्तादा क्या नाम है, हाँ, तो उसका भी हमारे पास ये गवर्नर रहा। याद रहेगी बात ये। इसके बाद हमारे पास 1529 से लेकर 1538 तक हमारे पास नुनो दा कुन्हा यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था, क्योंकि अल्बुकर्क तो जा चुका था। इसने 1530 में कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। थक चुका था कोचिन था। कोचिन तटा अपनी राजधानी कहाँ बना ली? गोवा, यानी अपना मुख्यालय, अपना हेडक्वार्टर सब गोवा में ले चला गया हमारे पास। नुनो दा कुन्हा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है हमारे पास? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पुर्तगाली। याद रहेगी बात है। मुझे तो इस बात का भी डर है, इनका कर्म पूछ ले। पहले कौन आया? पहले तो वास्को डी गामा आया था, उसके बाद कौन आया था? अल्मीडा, उसके बाद अल्बुकर्क, उसके बाद इनका कर्म भी पूछा हुआ एक बार पेपर में। समझ में आई बात है? अच्छा, ये मोटे मोटे तौर पर याद रखेगा। नुनो दा कुन्हा लास्ट हमारे पास 1538 तक हमारे पास इन राजधानी नुमू चलेगा। पुर्तगालियों का कौन सा गवर्नर था जिसने अपनी राजधानी कोचिन तटा कहाँ बनानी थी? गोवा। बोर हो चुका था उनका गोवा, क्योंकि उसमें मटर गश्ती चाहिए थे ना। मटर गश्ती कहाँ हो? गोवा में। दो मारोगे खींच के, कहाँ पड़ेगा जाकर? गोवा वाले बीच पे। तो ये बात है। नुनो दा कुन्हा है हमारे पास, आ जाओ पढ़ो से। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। ये व्यक्ति ऐसा हमारे पास, जो नुनो दा कुन्हा, जो पश्चिम से निकलकर पूर्वी तट पर भी पहुंच गया, बंगाल में भी पहुंच गया। पुर्तगालियों के अड्डे, बस्ती बसाने का अगर सरे किसी को दिया जा पूर्वी भाग पर, बंगाल के अंदर भी, वो नुनो दा कुन्हा ही है। कौन सा कुन्हा? ठीक। अब ये पेपर में पिछले साल सवाल पूछा है, ये यूपीएससी के सवाल पेपर में सवाल पूछ रहा है पिछले साल 2025 में। पुर्तगालियों की देन क्या है? अरे भाई, पुर्तगाली हमारे पास जब आए हैं, देखो तो इनका सन पता लग रहा है ना, 1538 तक, 1498 से लेकर 15, मोटे मोटे तौर पर दिमाग में याद रखना, 1498 से लेकर 1538 तक हमारे पास पता लग चुका। यहाँ तक, इतने तक नहीं। लेकिन सवाल है, भारत को देगा क्या गए? धनिया दे गएगा भारत को? ना, धनिया नहीं देंगे। भारत को प्रेस देंगे। भारत वालों के पास प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं आती। सही बात किया, सब चीज हाथ से लिखते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में जितने भी आसपास इस टाइम पर जितना भी साहित्य लिखा जा रहा, सारा का सारा जो छोटे छोटे शब्दों में लिखा जा रहा, कविताओं में लिखा जा रहा। रामचरितमानस इस टाइम पे लिखे जा रहे, तो समझ जाओ जो तुलसीदास लिख रहे, बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखना पड़ रहा है। एक एक कॉपी को बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अब प्रिंटिंग प्रेस आई, एक कॉपी काटो, फटाफट धड़ धड़ करके सारी सारी छाप देगी। तो प्रिंटिंग प्रेस देकर गए भारत वालों के। तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई हमारे पास 1508 में। दक्षिण भारत में पुर्तगालियों की शुरुआत की, फिर उत्तर भारत में शाहजहां ने शुरुआत करी। दक्षिण भारत में शुरुआत करके चले गए थे कौन हमारे पास? तंबाकू के पुर्तगाली। और उत्तर भारत में किसने शुरुआत करी? शाहजहां ने। फिर भाई भारत में पपीता लेकर आए, अनानास लेकर आए, लीची लेकर आए, संतरा, आलू लेकर आए हमारे पास, शकरकंद लेकर आए, मूंगफली लेकर आए, काजू लेकर आए, बादाम की खेती। ये सब, ये बात याद रखना, पुर्तगालियों की देन हमारे पास। अब सोचो तुम्हारे पास बादाम भी नहीं आते, काजू भी नहीं आते, ये लेकर उनका पेड़ लेकर हटा के लगा दिया। पपीते का पेड़ लेकर हटा के लगा दिया, अनानास का पेड़ लेकर हटा के लगा।
लीची ले गए, संतरा ले गए, आलू भी ले गए, तेरा वाला होगा। कहाँ तेरे पास कुछ पता जानकारी नहीं आती आलू के नाम की कोई चीज हो दुनिया में। ठीक है, अब सोच लो पुर्तगाली नाते ना गाना भी ना मनता, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक तो रहेगी मेरी सालू। याद रहेगी बात। अच्छा एक बात बताओ, चलो पुर्तगालियों के गवर्नर थे, पहले नंबर पर कौन आया था? आया तो वो हमारे पास वो व्यापारी के रूप में आया था, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। आ रहा जा रहा फिर आ रहा, इसलिए मोदी जी पर आरोप लगाया जा कि मोदी जी वास्को डी गामा हो गए कदी कदी देश में वो। हाँ, विपक्ष आरोप लगाता मोदी जी वास्को डी गामा हो गए। अल्मीडा सुन लो, और यहाँ के लोग मेरे पर आरोप लगा हुआ आप भी वास्को डी गामा हो गए, कभी कभी कर रहते हो। अल्मीडा सुन लो, ये क्या है? अल्मीडा कब आया? अल्मीडा, ठीक है, कौन आया? अल्मीडा मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम मेडों को पराजित कर दिया इसने, पुतिन को ध्रुवीकरण करवाया इसने, दोनों को फैक्ट्री लगा दी इसने। अच्छा, अल्बुकर्क, फिर अल्बुकर्क आया 1519 को 1516 का, गोवा जीत के पुर्तगालियों की स्थापना कर दी वहां से इसने, ऊपर पुर्तगालियों की सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को मानना जा। अच्छा, ये दोनों कुन्हा होगा हमारे पास 1538 तक तो ये रहा। कोचिन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पूर्वी तट की और पुर्तगालियों पूर्वी तट की तरफ भाग गए हो, अच्छा हम केवल पश्चिमी तट पर नहीं रहने वाले, पूर्वी तट पर जा, हुगली के अंदर चला गया, हुगली नदी नहीं पड़ती है वहां बंगाल के अंदर, हुगली सेंथोम में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापना करी इसने। समझ में आ रही बात? कौन है? पुर्तगाली की। कब बताएगा? तेरे रिश्तेदार हो। अब कौन आगे? पुर्तगाली जा चुके गए, पुर्तगाली जो आया को भी बचने लगे। ठीक है, जाना सब। डच, डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। हेलो, हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं। अरे भाई तुमने नीदरलैंड नहीं देखा क्या यार? कहाँ से नीदरलैंड नक्शे मजा करे? कहाँ को? यूरोप में धरती पर ही क्यों? देखो बेटा, नीदरलैंड हमारे पास, ठीक, वो शांति यहाँ से। नीदरलैंड हमारे पास, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन हमारे पास, फिनलैंड, इनमें जरूर जाना मुझे यार। कहाँ गए डच? ये ना हमारे पास डच। डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड, हॉलैंड के। अच्छा, हॉलैंड से एक व्यक्ति आता, उसका नाम क्या था? तस्मान। तस्मानिया खोजा था अपना। तस्मानिया पता कहाँ पड़ा? पता किसी को तस्मानिया कहाँ पड़ा? किसी को तस्मानिया पता कहाँ पड़ा? कहाँ पड़ा? खाक नहीं पता तुम? हाँ, अफ्रीका के आसपास पड़ा बस। ये ऑस्ट्रेलिया दिखा है, इसके नीचे तस्मानिया द्वीप पड़ेगा। सबसे खतरनाक दारू मिला वहाँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक दारू मिलती है वहाँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाइन मिलती है, सबसे महंगी, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा रेट है उसका। और 2 घूंट कितने सब भूल जाओगे। छोड़ दो, तो पॉइंट की बात पा जाओगे। पुर्तगाली से जा चुके, अब कौन आगे? डच। डच कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड थे। जो हमारे पास, जो मैंने तस्मान नाम का व्यक्ति था, उसने क्या खोजा था? तस्मानिया। तस्मानिया कहाँ पड़ा? ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ा, द्वीप एक प्रकार का, तस्मानिया द्वीप। और सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से शराब बनती है वहाँ, क्योंकि वहाँ खट्टे फलों का वो पाए जा, खट्टे फल पाए जा, वहां से खट्टे फल, अंगूर पाए जा, उनकी वाइन बनती है। सर्वप्रथम सुन लो, सर्वप्रथम 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा यहाँ थोड़ा ही इंडोनेशिया में पड़ा है, तो इसका मतलब ये पहला दल था हमारे पास। भारत में नहीं है अभी, कहाँ पहुंचा हमारे पास? ये पहुंच गया हमारे पास सुमात्रा। अच्छा, 1602 में डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। उन्होंने एक कंपनी बना दी डच वालों ने पूरी की पूरी। कब कब कहते? 1602 ईस्वी के। ध्यान से सुनना, अभी भारत में नहीं आए, ठीक। इनका एक दल था पहली बार ये कहाँ गए? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ा, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं यहाँ से। सही बात है, इंडोनेशिया की राजधानी भी रहा सुमात्रा, जावा। डचों का आगमन अब चल रहा है हमारे पास। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना का नायक था हमारे पास, वाह देर है के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान
दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुन लो ध्यान लगाकर बड़े प्यार के साथ। यो ना मछलीपट्टनम हमारे पास, मछलीपट्टनम तमिलनाडु के अंदर पड़ता, तमिलनाडु के हमारे पास आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा पर पड़ता। नाम मछलीपट्टनम 1605 में। ये हमारे पास डच आए, पुर्तगाली जा चुके, डच आए, डचों ने पहली कोठी हमारे पास पूर्वी तट के अंदर हमारे पास मछलीपट्टनम में लगाई। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता? तमिलनाडु के अंदर पड़ता, आज के अंदर, पुराने समय का मद्रास कहते हैं। याद आएगी बात? या यही पॉइंट याद रखना। आए पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने पूर्वी भाग पश्चिम भाग पर कोचिन में आए। डच कहाँ है पहली बार? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा पर। पुलिकट झील है, पुलिकट। याद रहेगी बात? या कहाँ है पता लग चुका ना? यही बात याद रखनी इस मतलब डचों को। डच आए कब आए हमारे पास? डच 1605 में। याद आएगी बात? चलो अब पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? पुलिकट, मछलीपट्टनम में। 1610 में इन्होंने पुलिकट पर दूसरी फैक्ट्री लगा ली, अपनी फैक्ट्री लगाई और अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा, सोने की मुद्रा ढालने का काम करते, सोने की मुद्रा को ढालने का काम ये करते थे हमारे पास डच लोग। हमारे पास पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? 1610 में, पुलिकट में। पुलिकट झील भी है 1653 में। 1653 का टाइम आएगा। डचों के बंगाल में स्थित चिंचुरा ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखो चिंचुरा है हमारे पास, चिंचुरा देख लो कहाँ पड़े हो रहा, बंगाल के अंदर। यह बंगाल की धरती हमारे पास, चिंचुरा, ठीक है। तो हमारे पास ये 1653 में कहाँ पहुंच के? चिंचुरा में पहुंच के। डच हैं, पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, दूसरी पुलिकट में, और तीसरी हमारे पास कहाँ उठा कर ले गए हमारे पास? चिंचुरा में। चिंचुरा कहाँ पड़ा? बंगाल में। सही बात है। आज के समय कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र था हमारे पास। ये समझ लो 1653 में डचों ने, पता लग चुका ना? डच लोग भारत में सूती वस्त्र, डचों का काम देख लो क्या है हमारे पास? सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा तेल, हमारे पास अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये मसालों का निर्यात करते थे क्या? याद रखना बात है, डच मसालों का निर्यात नहीं करते थे। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, समझ गए? ठीक है। पुर्तगाली मसालों का निर्यात करते थे, ठीक है। डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। अब जा चुके डच, पहले कौन आए थे? फिर कौन आए? अब कौन आएंगे? और तुम भी कौन हो? तो बनाओ अंग्रेज अभी। अब हुआ क्या था देख लो। एलिजाबेथ प्रथम हमारे पास, एलिजाबेथ रानी यहाँ किया इंग्लैंड की का शासन ब्रिटिश शासनकाल के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता। ये 1600 की बात है, सन 1600 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा और इस काल में व्यापारियों की उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास करे गए। सही बात यार, क्योंकि मैंने कहा ना एलिजाबेथ का जो शासनकाल इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल माना जा, और वहां की महारानी को बहुत मानना में आज भी बहुत मानते हैं इस रानी को। समझ बात यार। महारानी एलिजाबेथ के समय 31 दिसंबर 1600 को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। बनाओ एक व्यापारिक संघ बनाओ, व्यापार करना हो दूसरे देशों के साथ। महारानी ने आदेश दिया, हम तुमको आदेश देते हैं, जाओ एक संघ बनाओ, व्यापारिक संघ बना दिया इन्होंने, जिसका नाम रखा गया इतनी बड़ी कंपनी। भाई जो मैंने बताया सबसे बड़ी कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। और इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे, आम जनता को भी जोड़ रखा था सभी। लगाओ तुम पैसा इसमें, तुम 8 साल बाद, मेरे पास पैसा तो है नहीं, जनता तो पैसे लेंगे, 8 साल बाद डबल करके दे देंगे, तुम्हारी कंपनी में पैसे लगा लो। देख लो इतनी खतरनाक थी रानी। अंग्रेजों का पहली बार आगमन, पहली कंपनी की वो जो कंपनी थी बनाई हुई, कितनी बड़ी कंपनी हमारे पास। 1601 में जब कंपनी का जहाज इंडोनेशिया गए, पहली बार इंडोनेशिया गए थे, याद रखना बात है। भारत में नहीं आए सर्वप्रथम 1608 में। इसका नाम याद रखना कमीने का, कैप्टन होमकिंस। कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा है? सूरत कहां से? गुजरात में। कौन पहुंचा था, नाम बताओ। कब आया? किन की बात चल रही, किन के बारे में पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों के बारे में। तो ये बात है। अच्छा पहुंचा प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जहाज लेकर। हेक्टर जहाज का नाम क्या था? अच्छा तो कहां पहुंचा रही हो? या इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई। कभी बैठा सको, अस्थायी का मतलब फिक्स नहीं है अभी, कभी भी। दिल्ली तक आदेश नहीं मिला कि तुम परमानेंट फैक्ट्री लगा लो यार। देख लो अंग्रेज पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर नहीं आ रहे, याद रखना बात मैं भी कह रहा हूँ। और डच थे जो, वे पूर्वी तट पर आए थे, पश्चिमी तट पर नहीं है। पहले नंबर पर कहाँ थे? मछलीपट्टनम में, फिर पुलिकट पर गए, फिर तीसरे नंबर चिंचुरा में गए। याद हो रहा है ना? मैंने कहा था ना यहाँ याद हो जाएगा। अब तुम सवाल लगाने बैठोगे ना, ऐसे लगो धड़ धड़ धड़, आराम तो जाएंगे तुम्हारे सवाल, याद हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था याद हो जाएगा। क्लास में बैठने का ये फायदा हो,
कैप्टन होमकिंस ना चाहता था इस जो फैक्ट्री लगाई हुआ ऐसा था वो परमानेंट हो जा, परमानेंट हो नहीं रही हुआ, इसके चक्कर में दिल्ली के दरबार में चला गया। कैप्टन होमकिंस था जो, सही बात है, दिल्ली के दरबार में चला गया। और दिल्ली के दरबार में जहांगीर था, जहांगीर हमारे पास नाम क्या था हमारे पास, जहांगीर। और जहांगीर कला पर यदि आदमी था, चित्र चित्रकारी करता फिरता था, तो कहानी क्या था, संगीत का प्रेमी था। जो आदमी संगीत करता होगा उसको पढ़ाई लेने में कोई डरना नहीं है, सही बात है, सही बात है। पढ़ाई तो बहुत कम अपने आप कम हो जा ना, म्यूजिक में चला जाओ, उसका दिमाग पूरा रम जा पूरा का पूरा, सही बात है। लेकिन ऐसा भी अच्छा नहीं है कि जो व्यक्ति संगीत करता होगा तो वो बेकार होगा, तो नहीं आ सकते ना। कैप्टन होमकिन सूरत में जहांगीर के दरबार पहुंचा, जहां जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। स्वागत है महाराज आपका, आप खान इंग्लिश खान हो, आप पे अंग्रेजी आती है। अच्छा, क्या चाहती है रानी पद्मावती। अब सीखूंगा एक्टिंग में। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने नहीं सच में एक कोर्स करना पूरा 1 साल का एक्टर वाले, एक्टिंग वाले। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई, गुजरात, सूरत में, गुजरात के अंदर अस्थायी होगी थी वो फिर था जहांगीर के हाथ पैर जोड़ता, बाबूजी हम किलेबंदी कर दो, 2-4 सैनिक खड़े कर लेंगे, कोई भी लूट पाट करके भाग जाता, भगा दिया सुना, ठीक है। उनका तू खान इंग्लिश खान, उसकी तारीफ तुरीफ करके उसे भेज दिया, 400 रुपये देगा जब भागा था। 1611 रुपये में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में दूसरी, मछलीपट्टनम में पहुंच गए अंग्रेज थे, पहले सूरत के अंदर थे, अब सूरत तट के मछलीपट्टनम में पहुंच गए। इनका ही तुम्हें सब कुछ याद रखना। 1613 में आते जो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी वो परमानेंट होगी, उसे कोई नहीं हटा सकता। परमिशन ले ली दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली गद्दी पर सबसे बैठा हुआ। 1615 से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट था हमारे पास। अब देखो क्या होने वाला, 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट कौन, अंग्रेज जो वहां इंग्लैंड में बैठा हुआ, उसका नाम जेम्स प्रथम था हमारे पास। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। क्या नाम है, जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में सर टॉमस रो किसके दरबार में, जहांगीर के। यहाँ 3 वर्षों तक रहा वो, 15 में आया था, कब तक रहा, किसके दरबार में आया, जहांगीर के दरबार। कौन नाम क्या है, सर टॉमस रो, ठीक। किसके नेतृत्व में, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम राजदूत बनाकर भेजा, किसे भेजा, किसके दरबार पर रहा, कितने साल रहा। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी, सूरत में। दूसरी जो पहले लगाई थी वो अस्थायी थी, अस्थायी थी। जो पहली फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने सूरत के अंदर, उसको अस्थायित्व कब प्राप्त हुआ, और लगाई थी कब, फैक्ट्री 1611 में लगाई थी। फैक्ट्री कब लगाई थी, 1608 में। धरती पर इसने व्यापार करने से संबंधित, व्यापार और करों को छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी से प्राप्त की। कितनी बड़ी बात है। इसमें पता क्या करा, दिल्ली के दरबार में सर टॉमस रो रहा, जहांगीर के दरबार में 3 साल तक उसने वहां का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। और सर टॉमस रो ने देख लिया अंग्रेजों की इनकी मुगलों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। मुगलों तो अंग्रेज खोप खाते थे, हाथ पैर जोड़ते फिरते थे इनके, साहब जी। दिल्ली में कभी घूमने जाओ ना, सही में शादी ब्याह हो जा अपने हस्बैंड के साथ, तो वहां निकलो दिल्ली की यात्रा पर, बड़े बड़े किले देखते जाओ। और जब किले देखो जाओगे तो वहां एक गाइड ले लेना, पकड़ को पूरा इतिहास बताएगा तुम्हें, और जब तुम्हें बताएगा तब समझ में आएगा तुम्हें बार। मैं तो ऐसे ही जाता हूँ ना, अभी मैं कुछ दिन पहले भी गया था, जाता रहता हूँ मैं, अभी मैं इस संडे भी जा रहा हूँ। सुन लो, इसमें व्यापार करने से संबंधित, व्यापार और करों की छूट से संबंधित लाइसेंस कंपनी से प्राप्त कर लिए। कंपनी से लाइसेंस प्राप्त कर लिए सुना कि हम व्यापार, अगर हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, छूट मिल जाने वाली। 2 लाइसेंस दिल्ली के दरबार में तो प्राप्त कर लिए कि हम जा सकते हैं, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। हम 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले में गोलकुंडा भी जैसे के सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। एक बात बताओ, गोलकुंडा ये क्या क्या प्राप्त करते चले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है बंदरगाह। तो इसने इन्होंने क्या करा, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर अपना व्यापार करने के लिए अधिकार कर दिया। राजा को कह दिया वहां के आप 500 पौंड ले लियो, सही बात है, 500 पौंड आप रख सकते हो अपने हमारे पास। कंतरा पिक्चर देखिए, कंतरा चैप्टर 1, उसमें इसका थोड़ा सा संघर्ष दिखा रखा है, थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा रखा है। कंतरा चैप्टर 1 नई पिक्चर आई जो, सही बात देखो जाकर, मूवी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, समझ बात है। बंदरगाह से व्यापार करने के अधिकार प्राप्त, लाभकारी फरमान होने के कारण
इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे पास ये हो ना अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान है, याद रखना बात यार। कौन सा फरमान है? पता लग चुका है। जो किससे मिला? अब्दुल्ला कुतुब शाह से। कहाँ का शासक है? गोलकुंडा का सुल्तान। समझ नहीं बात यार। कितने कितने रुपए देंगे मुझसे? कौन देंगे? अंग्रेज। तो गोलकुंडा के बंदरगाहों पर क्या हो जाएगा? कब्जा। चलो अब बात चलती है हमारे पास 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक हमारे पास अंग्रेजों से मद्रास के पट्टे। देखो क्या क्या करते चले जा रहे हैं। चंद्रगिरी के शासक थे अंग्रेजों ने मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया हमारे पास मद्रास के अंदर। पूछेगा सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ से किन्होंने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया। कहाँ से? मद्रास के अंदर हमारे पास। और ये पट्टे पर लिया था, किराए पर लिया था उन्होंने। समझ नहीं बात क्या? ठीक है, जमीन किराए पर ले रहे हैं। चंद्रगिरी के शासक था, मद्रास के शासक तो जमीन किराए पर ली और वहां सेंट जॉर्ज नामक किला बनवा दिया उन्होंने। इतने खतरनाक है। बात 1661 में पहुंचती है। ब्रिटेन के सम्राट थे हमारे पास चार्ल्स द्वितीय। अब देखो क्या क्या करते हैं। तो किसी भी जगह तो कब्जा करने के दो तरीके। तो ब्रिटेन के सम्राट कौन है बताओ? बात कब किया? 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी से प्यार होगा सर। सही बात है। पुर्तगाली कहाँ से? पूर्वी भाग पर, बॉम्बे वाले इलाके पर पूरे पुर्तगालियों का कब्जा। जब पूरे उनका प्रेम होगा तो उन्होंने तो अपनी नोंडी देनी थी, तो दहेज भी देंगे। पूरा बॉम्बे दहेज में सौंप दिया सर। सही बात है। पुर्तगालियों ने पूरा बॉम्बे दहेज में सौंप दिया सर अंग्रेजों को। पहले अंग्रेज में कहा ना, अंग्रेज तो लास्ट में आए ना, तो पुर्तगालियों के साथ लड़ नहीं सकते थे। उसने क्या करा? चार्ल्स, क्या नाम क्या था उसका हमारे पास? चार्ल्स द्वितीय। इसने उसकी लड़की के साथ ही, समझ नहीं बात है, विवाह हो गया। इसके उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में क्या प्राप्त कर दिया? चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्राप्त हो गया। अच्छा, बंबई मिल गया। चलो अंग्रेजों का, अंग्रेजी कंपनी का आगमन सुन लो। 1669 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर देने पर कंपनी को दे दिया। नहीं, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड की कंपनी 10 पाउंड देगी और बंबई को किराए पर दे दिया पूरा का पूरा। फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बंबई के गांवों को शहरीकरण करवाया। ओंगियार नाम का, बंबई को पूरा शहर बनाने का सरिये इस ओंगियार को दिया जा, अंग्रेजों को दिया जा। सही बात या। और चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसके साथ विवाह कर दिया था। और विवाह करने के बाद बॉम्बे उसे दहेज में प्राप्त हुआ था। फिर बॉम्बे का शहरीकरण करवाया उसने, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने कहा 10 पाउंड मिले थे। 10 पाउंड मिले थे, कंपनी 10 पाउंड दे देगी और पूरे कंपनी का अधिकार होगा। सही बात है। चलो आगे चलो हमारे पास, आगे चलो। 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो अंग्रेज कहां घुस गए? बंगाल में जाकर। एक जमींदार था नाम इब्राहिम खां, 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता, ये पूरे के पूरे अंग्रेजों के अधीन चले गए 1698 में। देखो धीरे धीरे किस तरह पैर पसार रहे हैं। सही बात है। पहले बॉम्बे की तरफ चले गए, मद्रास में भी चले गए, अब बंगाल में भी चले गए। इनकी मंशा देखो कैसे बढ़ती चली जा रही है। समझे कितने खतरनाक, कितने तेज हैं। बस दिल्ली पर जा पाने के, क्योंकि पूरे भारत में नीचे फिरे जाएंगे ना। सही बात है। पहले फिर ट्रेन थोड़ा ही थी, जब पहुंच जाएंगे, फ्लाइट थोड़ा ही थी, आराम से, किसी को पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या हो रहा। समझना ही बात है। सोचना बहुत टाइम लगता था। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। ये तीनों गांव हमारे पास, गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास कोलकाता बना हुआ। तो अगर कोलकाता बसाने का श्रेय दिया जाए ना, तो इसका नाम है जोब चारनाक हमारे पास, इसे श्रेय दिया जा सकता। चलो हमारे पास कंपनी का आगमन हमारे पास, ये होता हमारे पास, ये तो ना हमारे पास जोब चोरनोक हो जाता है। स- 1700 में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण करा गया। तो फोर्ट विलियम किला किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। कब बनवाया? 1700 में। और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र था। पूर्वी भारत में जितनी भी बस्तियां थी सबका केंद्र हमारे पास फोर्ट विलियम किला था। आज भी है हमारे पास। ठीक है, मैं कलकत्ता गया था, बहुत देखा था मैंने। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष क्या नाम था? सर चार्ल्स आयर। 1715 ईस्वी में कंपनी एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फारूक सियर से दरबार में पहुंचा। देख लो हमारे पास नाम, हमारे पास ध्यान से समझना। कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में, कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल था जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फारूक सियर के दरबार में पहुंच गया। दिक्कत यह थी, इस टाइम पर मुगल की दिल्ली की गद्दी पर फारूक सियर बैठा हुआ। फारूक सियर की कमर पर इतना बड़ा फोड़ा निकल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है, और उसका इलाज नहीं है। अब ये हमारे पास एक चिकित्सक बोल रहा है, ये हमारे पास प्रतिनिधिमंडल में एक हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, उसने उसकी कमर का फोड़ा ठीक कर दिया। सही बात है। उसने फिर उसके बाद एक फरमान दे दिया उसे, जाओ जितना व्यापार करना करो, फिर छूट दे दी।
इसम फिर 1717 का सही फरमान कहते हैं, और इस सही फरमान से ही पूरा का पूरा देश बर्बाद होगा फिर हमारा। समझ नहीं बात है। इसलिए मोदी जी जब कोई नियम लागू कर दे ना, विनियम लागू कर दे, और वो फिर लोगों को पसंद नहीं आता, तो उनको कहो ये मोदी जी का अधिनियम, अधिनियम नहीं 1717 का सही फरमान है, सही फरमान। तो किसी को सही फरमान क्या हुआ ना, अच्छा नहीं मानना चाहता उसे। समझ में बात है। हैमिल्टन ने फारूक सियर को गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर फारूक सियर ने 1717 में एक फरमान कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान कर दी। जाओ मौज लो, बहुत सारी रियायतें दे दी, अब तुम्हें कोई नहीं रोकने का, जहाँ को ट्रेड करना करो, सूरत में, मछलीपट्टनम, बंगाल के अंदर। बस अंग्रेजों को ये तो चाहिए था, जगह जगह इन्होंने अपनी किलेबंदी कर, किले फैक्ट्री लगाई, अपनी किलेबंदी करवा ली इन्होंने। देखा नहीं, या इस स्थान को भी जीत, उसे भी जीत, बंदरगाह पर भी कब्जा कर, वहाँ भी कब्जा कर, यहाँ भी कब्जा कर, पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गए अंग्रेजी। सही बात यह अलीवर्दी खान ने पता क्या कहा था, ये अंग्रेज मधुमक्खी की तरह हो। सही बात यार, जब तक तुमने नहीं छेड़ने का, तब तक तो तुमको छेड़ने, तब तक तुम्हें शहद देंगे, अगर छेड़ दोगे ना तो काट खाएंगे तुम्हें, याद रखना बात। हैमिल्टन ने फारूक सियर को एक गंभीर चित हो गया तुम्हारा। अब यहाँ देख ध्यान से, एक बात बताओ, अंग्रेजों की बात है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी फैक्ट्रियाँ, सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई उन्होंने? 1608। लेकिन उस अस्थायी थोड़ा ही थी वह, उस अस्थायी कब प्राप्त हुआ? 1613 में। दूसरी फैक्ट्री को लगाई उसने 1610 में, 1610 या 11 में हमारे पास दूसरी। तीसरी कहाँ लगाई उन्होंने? अहमदाबाद में। चौथी कहाँ लगाई? गोलकोंडा में। पांचवी कहाँ लगाई? बालासोर में, हरिपुर उड़ीसा के अंदर। फिर उसके बाद मद्रास के अंदर, फिर हुगली में पहुंच गए, फिर बंबई में पहुंच गए। पूरे भारत के अंदर तो इन्होंने फैक्ट्री लगा डाली। और अभी इनके दिमाग में राजनीतिक सत्ता नहीं आई कि हम राजनीति में कब्जा करेंगे। फिर ये मौका देखेंगे, दिल्ली की गद्दी बहुत कमजोर हो रही, फायदा हम बिजनेसमैन बनने में नहीं है, नेता बनने में। समझ में आई बात है। अब अंग्रेज तो अभी हमारे पास ये अंग्रेजों का इतिहास था। अंग्रेजी कंपनी का डेनिस कंपनी है हमारे पास, डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में भारत आए और बंगाल स्थित सोमपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, और यह भारत का मुख्य केंद्र था। फ्रांसीसियों का आगमन हमारे पास, किसका? फ्रांसीस। ये तो हमारे पास इसका भी तो नहीं था। तुम समझ रहे हो कहाँ है? डेनिस डेनमार्क के निवासी थे, 1616 में भारत आए और बंगाल की तरफ आए, सेरामपुर में अपनी बस्ती बसाई और भारत में मुख्य केंद्र था। अच्छा, अब आती बात फ्रांसीसियों की। इनकी बात ध्यान से समझ लेना। फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? लुई, क्या नाम है इसका? लुई 14 हो, 16 थोड़ा ही हो, 14। लुई 14 के शासन काल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई, इसने बनाई थी। सही बात है। मंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट। उन्होंने एफर्ट लगाया, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1667 में फ्रैंको करो के नेतृत्व में, नाम है एक उसका कैप्टन का, के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में पहुंच गया, सूरत में पहुंचा। पहली बार सूरत में, याद रखना। अंग्रेज भी सूरत में आए थे, ये भी सूरत में आए, फ्रांसी थी, और यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापना की। फ्रांसीसियों का आगमन, ठीक है, चलो फ्रांसीसियों का आगमन कहाँ से सबसे पहली बार है? सूरत में। 1673 में बंगाल में सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की और इस जमीन पर चंद्रनगर नामक फ्रांसीसी बस्ती का विकास किया। तो चंद्रनगर नामक कहाँ की बात चल रही है? बंगाल की। कहाँ की बात चल रही है? तो ये हमारे पास बंगाल, तो हमारे पास बंगाल के अंदर चंद्रनगर नामक बस्ती इन्होंने बसाई, फ्रांसीसी ने, याद रखना। ठीक। 1701 में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। यूरोप पांडिचेरी हमारे पास, सही बात है, अपना मुख्यालय बनाया। और यहाँ पर पहला गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन। 1735 में चले जाओ, डेम्यूमा फ्रांसिस गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया, और इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ। फ्रांसीसी का व्यापार अगर सबसे ज्यादा किसी के समय में बढ़ा, उसका नाम ड्यूमा फ्रांसीसी। क्या नाम है? कब आया? 1735 में। कहाँ आया? पांडिचेरी में। अच्छा, ठीक, इतना ही याद रखना। खत्म, सारे के सारे गए। लेकिन अब मैंने जो नोट लगाया हुआ है यहाँ से, ये पूरा नोट तुम पढ़ोगे तमीज से, होश में होगा बैठ कर। समझ की बात है? तमीज से होश में को पढ़ोगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन है मेरे पास, जो क्वेश्चन लगा रखे, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका भी देख ले। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? 1498। सबसे आसान क्वेश्चन है इनका ना। क्या देना? इनका डिस्क्रिप्शन भी देखना, तुम तमीज से पढ़ना, इनका डिस्क्रिप्शन ही हमारे पास, ये सारा का सारा। और खास बात, जो भी खास बात निकालेगा वहीं की साइड में करके लिख देगा, साइड में जो भी खास बात है। जिस सवाल बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ेगा, इसे नहीं पढ़ता, सबसे बड़ी में रखता हूँ, इसे भी पढ़ना, इसे भी पढ़ना। समझ गई बात है? कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, कल को कुछ भी सुन सकता हूँ, उसको याद रखना बात है। कुछ भी जब अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, जब कल को सुनाओगे तो मुझे याद रखना बात। निम्नलिखित में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन सा जो ब्लू वाटर नीति? अल्मीडा हमारे पास,
उसके बाद समझ में आई बात। अगर तुम देखना ना इसका डिस्क्रिप्शन भी ऊपर मिल जाएगा तुम, अल्मीडा हमारे पास मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले मध्यकाल में कौन थे हमारे पास? सबसे पहली बार पुर्तगाली थे, ये थे पुर्तगाली थे मध्यकाल में, पहले पुर्तगाली आया नहीं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा। ये तो आया सबसे पहले गवर्नर ये थे तो बनाया गया था अल्मीडा को। उसके बाद हमारे पास चलो छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन पढ़ो। स्वागत किसने करा था इसका? सातवां क्वेश्चन पढ़ो। ये तो मैंने तुमको पढ़ाई दिया सातवां क्वेश्चन, ठीक है। नीचे का डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं छोड़ना किसी को भी, मैं कुछ भी कुछ भी सुन सको उसमें तो कर लो जब आओगे हाँ थी, सही बात है। और कम से कम 200 क्वेश्चन के आसपास, कितने? 200 क्वेश्चन और भी ऑब्जेक्टिव लगाने हैं अलग तरीके से यूट्यूब से जा जाकर ऐसे डालना यूरोपीय कंपनी के आगमन के ऑब्जेक्टिव सवाल, तो ये बात है। कम से कम 200 क्वेश्चन चैप्टर पर लगाकर तब हटने इससे अलग इस पीडीएफ तक, इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना, समझ गए? फिर देखो क्वेश्चन कैसे गलत होता, होने का नहीं गलत तुम्हारा, और याद भी परमानेंट रहेगा, सही बात। इसी नोट का सारा लेना, ये बेस होगा तुम्हारे पास। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ 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 अलग पता लग जाती है, बात अलग इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में रखा है, उस अपने उसमें नोट में ऐड कर लेना। ये होगा पढ़ने का तरीका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे कितना ही पढ़ लो बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम्हें देखना ना कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने होंगे, समझ बात। तो कल को मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, समझ में आई बात। अगर तुम पढ़ेंगे तभी सारा याद होगा तुम्हारे, कहीं से भी किसी का भी करा। जैसे मैंने तुम्हें बताया इसी तरह पढ़ने का तरीका, कौन सा किसके समकालीन था, 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 वहां राजा कौन था दिल्ली गद्दी पर, तो फिर यहाँ कौन बैठा हुआ था, ऐसा करके सारी कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए, सही बात है। चलो इसे पढ़िएगा हमारे पास भारतीय पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर। अब देखो जितना मैंने तो पढ़ा सारी डेटा यहाँ लिखा हुआ, सब A to Z वही है डेटा। 8 के बाद नो 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 नंबर IAS में आया तो 2003 में, इसे पढ़ो, मस्त वाला पढ़ो। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, गलत है सही है? ये कौन सा सही नहीं है? तो पहले ही सही नहीं है, 1499 दौड़ाया था पुर्तगाली ने। पुर्तगाली भारत में शक्तियों ने कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा पढ़ियो करें, अंग्रेजों ने पहला कारवाना मछली पटना माने ही हो, तो मछली पटना में एक देखकर डरना चाहिए सर, इसलिए सवाल लगाना जरूरी हो, सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया हमारे पास। अब किसी को ये नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता ही है 1499 98 में सही मार दो ना, इसी के पीछे पड़ रहे हाथ दोगा, उत्तर तक पहुंचना, सही बात है। 10वां पढ़ो। पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया? पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहां बनवाया था? कोचिन में। 11वां पढ़ो। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री केंद्र स्थापित किए? बताओ फटाफट से स्पीड था। पुर्तगाल में। उसके बाद हमारे पास इसे पढ़ो, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में कौन सी पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी? ये पुर्तगाली के द्वारा कौन सी स्थापित कर गई थी? ऐसे सवाल आ रहे। कल को जब सवाल सुनने वाला कोई सा भी सवाल सुन सको कहीं से भी किस तरह का भी, इतने सवाल लगाने से ऊपर कल वाला चैप्टर चलेगा, कल को खत्म हो जाने वाला हो, ठीक। कुछ भी सुन सकता हूं कहीं से भी, याद रखना बात यार, पूरा अच्छी तरह तमीज से विश्लेषण कर गई उसका। इसे पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। पांडिचेरी वर्तमान के संदर्भ में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर पहले पुर्तगालियों ने करा था, फ्रांसीसियों ने करा था। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए होंगे, पहले तो पुर्तगाली थे। दूसरे नंबर पढ़ो, दूसरे नहीं, पुर्तगाली के बाद डच अंग्रेज भी तो आए, अंग्रेजों ने किसी छोड़ा तो दूसरा गलत होगा मेरे पास। तीसरा पढ़ो, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर रखा था। उसके बाद हमारे पास पढ़ो 14वां, पुर्तगालियों ने अड्डा बना दिया लूटपाट का। बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? इसका नीचे डिस्क्रिप्शन सारा पढ़ना, सारा टोटल कुछ ही छोड़ना डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन छोड़ देगा वो बर्बाद हो जाएगा। पढ़ो सर। कौन कलकत्ता का संस्थापक है? जॉर्ज चौमो, पढ़ाया था मैंने पीछे नोट्स के अंदर ये। और ये पूरा पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना इसके अंदर था, जो भी खास दिखाई देगा साइड में लिख दो। कलकत्ता किसने बसाया? जॉर्ज चार्नोक। यह घटना चक्र की पीडीएफ है, वही बात है, घटना चक्र होनी चाहिए तुम्हारे पास, किताब होगी सब पढ़ो और पेंसिल ले लो हाथ में, खास खास बातें इधर लिखते चले जाओ, सही बात है। उसको किताब को तभी से पढ़ो वो समय होगा। उसके बाद कलकत्ता ये तो होगा हमारे पास, इसे पढ़ियो करें जरा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर स्थापित किया गया? मद्रास।
ये पढ़ो हमारे पास, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की लोगों का आरंभ की किसने? डचों ने। ये सारा पढ़ना याद रखना, कल को सब सुनूंगा, कुछ भी सुन सकता हूँ, याद रखना बातें जितने भी पढ़ा है। खैर नहीं है कल को थारी। ये पढ़ो ये वाला क्वेश्चन 21वां। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हो गई? हमारे पास नौसैनिक शक्ति खतरनाक थी उनकी। सही बात या? भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी। हाँ ये भी तो, भारत के लोग कहाँ इकट्ठे थे यार सच में। दूसरे नंबर पढ़ो, आधुनिक हथियार थे उनके पास, इसलिए सफल हो गए। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा लग सकता था। यस, तीनों सही है। पढ़ो वाला 22वां क्वेश्चन। जब ये सारा पढ़ोगे ना A to Z, तभी से पढ़ना फोकस होश में होगा। अगर से नहीं पढ़ोगे ना तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ना सारा जो चैप्टर पढ़ा है सब बेकार है। समझ नहीं बात है? मैं इस मतलब कुछ भी अपनी किताब लेकर ना चेक करूंगा कहाँ तुमने इस तरह करके यहाँ साइड में करके दिखा से एक एक चीज को लाइन टू लाइन पढ़ा 1.5 घंटा लगेगा, पढ़ो उसके। इसके बाद पढ़ने के बाद क्या करोगे? 150 से 200 क्वेश्चन यूट्यूब से मारने बैठे बैठे लेटे लेटे ही।